सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम क्या बोलते हैं, चर्चा आयोजित करेंगे भारतीय सिनेमा पर, इंडियन सिनेमा पर हम बात करने वाले हैं। और हमारे कुछ साथी हैं, वो हमसे लंबे समय से इस बात को लेके क्या बोलते हैं, अनुरोध कर रहे थे कि भाई एक स्ट्रीम इंडियन सिनेमा पे होनी चाहिए, भारतीय सिनेमा में जो जातिवाद है इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक, तो उन्हीं की इच्छाओं के अनुरूप ये स्ट्रीम हमने आज की डिज़ाइन की हुई है। और ये काफ़ी लंबे समय से क्या बोलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि पेंडिंग में था ये मुद्दा। तो आज की जो स्ट्रीम है, देखिए, सिनेमा पे बात करेंगे। और देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। पहला पक्ष भारत की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसमें जातिवाद, अब वो एक अलग पक्ष है। और भारत की सिनेमा, जो फ़िल्में हैं, वो कैसे जातिवादी मानसिकता को समाज में मजबूत कर रही हैं, ये हमारे ध्यान का केंद्र अधिक आज रहने वाला है। ठीक, तो देखिए दर्शकों, मामला ये है कि भाई इंसान का विकास जो है वो हज़ारों सालों के क्रम में हुआ है। और इंसान अपनी सोच, विचार, रीति-रिवाज, आचार, विचार, परंपराएँ, वो सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता रहा। और इसे पहुँचाने में क्या बोलते हैं, कहानी, कथाएँ, किस्से, नृत्य, संगीत, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये वो माध्यम थे जिनके माध्यम से इंसान अपनी सोच, विचार, आचार, विचार, रीति-रिवाज, परंपराएँ, सब कुछ अपने एक विचार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है, पहुँचाता है। ठीक, और ये बड़ा सशक्त माध्यम रहा, इंसानी विकास इसी क्रम में हुआ। तो ये बड़े सशक्त माध्यम रहे कि इंसानी दिमाग में अगर आप कोई चीज़ परमानेंट स्थापित करना चाहते हैं, इंसानों के अवचेतन मन में अगर कोई विचार, कोई रीति-रिवाज, परंपरा आप पक्के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, वो उसके व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसे किस्से कहानियों के माध्यम से, नृत्य संगीत के माध्यम से उसे दिमाग में स्थापित किया जाए। ये वो तरीका है जो हज़ारों सालों से उपयोग में है, इंसान इसके अभ्यस्त हैं। और जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन के पार्ट के तौर पर अब ये हो गया है, तो इंसान बड़े इससे प्रभावित होते हैं। ठीक, तो ये बड़े मजबूत तरीके रहे। अब देखिए, इसमें क्या था कि अभी कुछ 100 सालों पहले तक, 100 डेढ़ 100 सालों पहले तक, सिनेमा के आविष्कार के पहले तक, ये सारा काम जो है कच्चे तरीके से होता था। नृत्य, संगीत, गाना बजाना और कहानी, किस्से थे प्रभावी, लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं थे जितना प्रभावी माध्यम आज सिनेमा के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। हम सिनेमा के माध्यम से, हालाँकि होती तो कहानियाँ ही हैं, काल्पनिक कहानियाँ, उन्हें पिक्चराइज़ करके, उन्हें वास्तविक स्वरूप देके, बढ़िया नृत्य, संगीत, भावनाओं और म्यूज़िक के साथ जो इंसान पर प्रभावी होता है, हम लोगों के सामने रख सकते हैं। और किसी भी विचार को हम उस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं कि लोग उससे सहमत हो जाएँ। ठीक? तो जब से सिनेमा का आविष्कार हुआ, भारत जैसे देश में, दरिद्र राष्ट्र में सिनेमा आया, जहाँ लोग इतनी बौद्धिक समझ नहीं रखते थे कि सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है वो काल्पनिक है। भारत में सिनेमा ने बड़े गज़ब के काम किए। ठीक? और तमाम सारा रीति-रिवाज, परंपराएँ सिनेमा के माध्यम से समाज में स्ट्रेंथेन होती गई, मजबूत होती गईं। तो साथ में तमाम सारे धार्मिक अंधविश्वास, वो भी सिनेमा के माध्यम से समाज में मजबूती से स्थापित किए गए। और इसी के साथ स्थापित हुआ भेदभाव, विशेषकर जातिगत भेदभाव। ठीक? तो हम सिनेमा के इस महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, तो सिनेमा ने भारत में आधुनिक काल में जो जातिवाद स्थापित करने में क्या बोलते हैं, विशेष योगदान दिया है, इस पर कभी गौर नहीं किया जाता। ठीक? इस पर गौर किया जाना चाहिए। ठीक? क्योंकि चित्र, कहानी, किस्से, कथाएँ, यही तो वो माध्यम हैं जो किसी इंसानों को प्रभावित करते हैं और उनकी विचारधाराओं को पक्के तौर पे बनाते हैं। और सिनेमा जो है वो चित्रात्मक तरीके से विचारों की आधुनिक तकनीक के माध्यम से अभिव्यक्ति है। और ये बड़ी प्रभावी है, ये बड़ी प्रभावी है। ठीक? इसके माध्यम से आप जैसा चाहे समाज में जो चाहे नैरेटिव सेट कर सकते हैं। और विशेषकर समाज के अवचेतन मन में कुछ विशेष विचारों को डाल सकते हैं जो उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाए। ठीक?
मैं समझता हूँ आज से 100-200 साल, 300 साल पहले किसी इंसान के दिमाग में किसी विचार को डालने के लिए, रीति-रिवाज, परंपरा को डालने के लिए, किसी क्या बोलते हैं उसके अवचेतन मन में किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए शायद ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता होगा। गाना-बजाना, कथाएँ सीमित माध्यम थे। पर आज हमारे पास सिनेमा है, हम बड़े पैमाने पे लाखों करोड़ों लोगों के दिमागों में, उनके अवचेतन मन में ख़ास किस्म के विचार डाल सकते हैं, उनके सोचने के तरीके को बड़े पैमाने पे प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इंट्रोडक्शन काफ़ी रहेगा सिनेमा के महत्व को आपको समझाने के लिए, कि आप समझ पाए होंगे कि रोल ऑफ क्या बोलते हैं इंडियन सिनेमा, विशेषकर फ़िल्म, वो बड़ा बहरा गहरा है। आज जो समाज के व्यवहार आपको दिखते हैं, चाहे समाज आपको सांप्रदायिक दिखे, चाहे दकियानुसी दिखे, चाहे पिछड़ा दिखे, अपनी सोच से, भले ही तकनीकी रूप से हम आगे बढ़ गए हों, लोग जातिवादी दिखें, भेदभावकारी दिखें, तो इन सब व्यवहारों को बनाने में सिनेमा ने पिछले 100 सालों में बड़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उसी सिनेमा के बड़े महत्वपूर्ण योगदान को, कि भारत की फ़िल्मों के उस बड़े महत्वपूर्ण योगदान को आज हम लोगों के सामने रेखांकित करेंगे। आज़ादी के 75वें महोत्सव के समय से आप देखिए, इन सब चीज़ों पर, फ़िल्मों के योगदान पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। ठीक? हम फ़िल्मों के जातिवादी योगदान पर चर्चा करेंगे। फ़िल्मों ने समाज में काफ़ी योगदान दिया, और वो जातिवादी जो योगदान है, जातिवादी मानसिकता को समाज के अवचेतन मन में मजबूत करने का, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक? तो ये चर्चा बड़ी सार्थक और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि फ़िल्में समाज की मनोदशाएँ बनाती हैं, उनके सोचने के व्यवहारों को निर्धारित करती हैं, और लोग किस तरह से सोचेंगे, हम फ़िल्मों के माध्यम से लोगों के सोच व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक? आप थोड़ा समझिए इस बात को, कि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं फ़िल्म देखकर, कि कोई सलीम था, कोई अनारकली थी, कोई अकबर थे, और अकबर ने अनारकली को सलीम से प्रेम करने के आरोप में दीवाल में जिंदा चुनवा दिया था। आप जानते हैं ये उपन्यास है, पर सिनेमा ने इसे यथार्थ के रूप में लोगों के मन में स्थापित कर दिया। ठीक? ज़्यादातर लोगों से अगर आप आम आदमी से पूछेंगे, तो अकबर उस उनके लिए वो व्यक्ति है जो अनारकली को दीवाल में जिंदा चुनवा देता है। ठीक? ये फ़िल्मों ने किया है। अवचेतन मन में एक ऐसे तानाशाह, सनकी बादशाह की छवि फ़िल्मों ने बनाई हुई है। ठीक? ये फ़िल्में इस तरह से करती हैं। इसी तरह से इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के दिमाग में जब किसी आतंकवादी की छवि उत्पन्न होती है, तो आप समझ सकते हैं कि फ़िल्मों ने उस छवि को एक चित्र दिया है, और वो चित्र ऊँचा पजामा पहने हुए, सलवार पहने हुए, और कुर्ता पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए एक ख़ास धर्म के व्यक्ति का है। ठीक है? ये समझाने में कोई नई बात नहीं है। आप आँख बंद करके किसी आतंकवादी के बारे में सोचेंगे, तो आपके दिमाग में यही तो आएगा। क्योंकि फ़िल्मों ने हमारे अवचेतन मन में यही तो स्थापित कर दिया है। ठीक? तो फ़िल्मों के प्रभाव को आप थोड़ा समझ सकते हैं, कि फ़िल्में समाज पे कितना गहरा प्रभाव डालती हैं। ठीक? और फ़िल्में कैसे पूरे समाज के सोचने, विचारने के तौर तरीके को क्या बोलते हैं, परिवर्तित करके रख सकती हैं। ठीक? कई उदाहरण हैं इसके, कि कैसे समाज के अवचेतन मन पे फ़िल्में प्रभाव उत्पन्न करती हैं, डालती हैं। फ़िल्मों में दिखाया गया कि भई क्या बोलते हैं, फ़िल्म, सीरियल, टीवियों में, कि भगवान होते थे, और उससे पहले, रामायण के आने से पहले तक, लोग कितना राम को मानते थे, नहीं मानते थे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन लोगों ने राम को मानना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पे। फ़िल्मों ने उनके अवचेतन मन में राम की महिमा मंडन को स्थापित किया, और बड़े कारगर भी हुए। ठीक? फ़िल्मों ने ये स्थापित किया कि जो टीवी में दिखाया जाने वाला राम है, वो नीले रंग का नहीं है, वो श्याम वर्ण का नहीं है, वो श्वेत वर्ण का है। तो रंग भेद भगवान आपके गोरे होते हैं। फ़िल्में यही तो दिखा रही हैं आपको। ठीक? अब असलियत में, कथा कहानी में जो भी हो, पर फ़िल्मों ने आपको वैसी छवि बना दी। ठीक? तो फ़िल्में जो हैं, समाज के अवचेतन मन में छवियाँ निर्मित करती हैं, और इंसान का दिमाग काम भी इसी तरह से करता है। वो छवि से, संगीत से, नृत्य से
प्रभावित होता है, इंसान के विचारों को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ठीक? तो मैं केवल आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि फ़िल्में कैसे समाज में लोगों के सोचने के तरीके को बड़ी गहराई से प्रभावित करती हैं। और जब फ़िल्में इतनी महत्वपूर्ण हैं तो यहाँ मूल्यांकन पर जातिवाद के आधार पर फ़िल्मों का क्या बोलते हैं मूल्यांकन इवैल्यूएशन बनता है कि कैसे जातिवाद को बढ़ाने में, जातिवाद को समाज के अवचेतन मन में स्थापित करने में, सवर्णों के वर्चस्व को समाज के अवचेतन मन में स्थापित करने में इन फ़िल्मों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है, ठीक? इसके अलावा ये फ़िल्में नस्ल भेद, रंग भेद को भी समाज में स्थापित करती हैं। ये जानते हैं आप कि ज़्यादातर फ़िल्मों के हीरो, हीरोइन्स वो बेहद गोरे होते हैं और काले लोग प्रायः हीरो, हीरोइन्स के रूप में समाज में ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं होते। तो ये नस्ल भेद, रंग भेद को भी फ़िल्में स्थापित करती हैं, भारतीय फ़िल्में विशेषकर समाज में स्थापित करती हैं, ये भी करती हैं। ये फ़िल्में समाज में स्टीरियोटाइप क्रिएट करती हैं। इन फ़िल्मों ने हमें समाज में बताया, एक ज़माने में हमारी फ़िल्मों के हीरो-हीरोइन स्वाभाविक होते थे और वो उतने मोटे मोटे भी हों, अच्छे खाते-पीते भी हों, तब भी वो हीरो हो सकते थे। पर एक दौर आया जब फ़िल्मों ने बताया नहीं हीरो-हीरोइन्स का एक स्टीरियोटाइप है। वो 36, 24, 36 हीरोइन के लिए और हीरो होगा तो उसके सिक्स पैक होंगे। भले ही वो क्या बोलते हैं गरीब होगा, लेकिन वो सिक्स पैक मेंटेन करता होगा, ठीक? तो फ़िल्में स्टीरियोटाइप क्रिएट करती हैं और ये हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है कि हाँ भाई, हीरो ऐसे ही होते हैं, जबकि ऐसा देखिए ये नहीं है, बिल्कुल झूठ है। एक ज़माने में इस देश के हीरो शम्मी कपूर जैसे लोग थे जो अच्छे खाते-पीते थे। इस ज़माने में इस देश के हीरो अच्छे तगड़े हुआ करते थे, मतलब खाते-पीते, हष्ट-पुष्ट। हीरोइनें भी अच्छी माशाअल्लाह काफ़ी मजबूत और हष्ट-पुष्ट हुआ करती थी। और अब स्टीरियोटाइप इफ़ेक्ट जो है वो एक अलग किस्म के हीरो-हीरोइनों को समाज में स्थापित करता है और जो स्वाभाविक शारीरिक संरचना है, उसके विरुद्ध एक कृत्रिम नकली शारीरिक संरचना वालों को ये फ़िल्में हमारे अवचेतन मन में नायक-नायिकाओं के रूप में स्थापित करते हैं। भई फ़िल्मों के नायक-नायिकाएँ जो हैं वो स्वाभाविक नहीं है, वो कृत्रिम हैं। वो अपने शरीरों का निर्माण कृत्रिम तरीके से करते हैं, आर्टिफ़िशियल तरीके से करते हैं मशीनों से और वो दिखते भी उस ख़ास किस्म के ढाँचे में ढले हैं, ठीक? जो कि एक आम आदमी बगैर मशीनों के, बगैर विशेष उपकरणों के कभी हासिल नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ़ आपको फ़िल्मों के इस योगदान को बता रहा हूँ कि फ़िल्में समाज में सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रभाव छोड़ने में सक्षम हैं। इंसानी दिमाग जो है चित्रों के, संगीतों और नृत्यों के माध्यम से बड़ी आसानी से प्रभावित होता है और फ़िल्में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के अवचेतन मनों को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक? तो ये फ़िल्मों का योगदान है और फ़िल्में ये करने में सक्षम हैं। अब जातिवाद को फ़िल्मों में किस तरह से स्थापित किया, इस पर हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि फ़िल्में जो हैं, किस तरह से वो सारी गंदगी जो कभी धर्मों से आ रही थी, अंधविश्वास आ रहा था, पाखंड आ रहा था, इन्होंने हमारे समाज में बड़े पैमाने पे स्थापित कर दिया। ठीक? वो पाखंड को उन्होंने हमारे बेडरूम, किचन, घर, परिवार के अंदर तक ला दिया और लोगों के अवचेतन मन में स्थापित कर दिया कि यही जीने का तरीका है और ऐसे ही रहना ज़्यादा श्रेयकर है, धर्म के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए। फ़िल्में ही तो बता रही हैं, भई आज से 20-30 साल पहले तक महिलाएँ कौन-सा क्या बोलते हैं करवा चौथ का व्रत करती थीं और आज लगभग पूरे भारत के बड़े उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में ये किया जाता है। तो फ़िल्में स्थापित कर रही हैं कि लोगों के सोच, विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज, परंपराएँ कैसी होंगी और लोगों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सब भी फ़िल्में स्थापित करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं चित्रात्मक तरीके से प्रस्तुत करके लोगों के विचारों को मजबूती से इन्होंने प्रभावित किया और इसी खेल में ये फ़िल्में हमारे समाज में जातिवाद को भी मजबूती से स्थापित कर गईं, रंग-भेद को स्थापित कर गईं, वंशवाद को स्थापित कर गईं और ये अब इनका सामान्यीकरण हो चुका है। फ़िल्मों ने इन सारी गलत तत्वों का इतना सामान्यीकरण कर दिया कि लोगों के लगता ही नहीं है कि वो किसी गलत काम को कर रहे हैं या कुछ गलत काम है जो फ़िल्मों में बताया जाता है उसका विरोध किया जाना चाहिए और ये तो सामान्यीकरण हो गया, जनरलाइज़ेशन हो गया और लोगों को इसमें अब कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता है। ठीक?
तो दर्शकों देखिए, फ़िल्में भारत में विशेषकर फ़िल्मों का योगदान बड़ा गहरा है। धर्मों को स्थापित करने में फ़िल्मों ने बड़ा योगदान दिया, अंधविश्वास को फ़िल्मों ने बड़े पैमाने पे लोगों के बेडरूम, किचन और ड्राइंग रूम तक पहुँचा दिया, विशेषकर टीवी सीरियलों ने। और क्या बोलते हैं, जो भेदभाव है, उसके प्रति हमें उदासीन बना दिया। फ़िल्मों ने हमें सिखाया कि हमें किस तरह से चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह के मुद्दों को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आस-पास मौजूद गरीब, निम्न जाति के कमज़ोरों के प्रति हमें ज़्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें समाज के एक ख़ास वर्ग के लोगों के समस्याओं के प्रति ही संवेदनशील होना चाहिए। तो ये फ़िल्मों का एक बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी समाज में फ़िल्में ये करती हैं, हमारे समाज में भी फ़िल्मों ने ये किया हुआ है। ठीक? तो चलिए, जातिवाद के पैमाने पे आज हम फ़िल्मों को कसेंगे, मूल्यांकन पर लेंगे कि फ़िल्में जातिवाद के मामले में कितनी सफल और कितनी असफल हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि अक्सर फ़िल्में जातिवाद के विरुद्ध भी बनती हैं। ये कितनी सच्चाई है और फ़िल्में किस तरह से क्या बोलते हैं, जातिवाद को बढ़ाती हैं या घटाती हैं, इसी मुद्दे को आज हम थोड़ा-सा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक? चलिए, तो हम देखते हैं, फ़िल्मों के योगदान को देखते हैं और जातिवाद को कैसे फ़िल्में समाज में स्थापित कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसे भी थोड़ी-सी समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक? तो देखिए, ये पूरा मामला है कि भारत में जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, 100 साल से ऊपर की फ़िल्म इंडस्ट्री है और लंबा अरसा हो गया फ़िल्म इंडस्ट्री को भारत में काम करते हुए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली जो फ़िल्म भारत में रही, वो क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र रही और दादा साहब फाल्के ने इस फ़िल्म को बनाया और तब तब की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ दूसरी थीं। उसके बाद हम देखते हैं कि भई इस फ़िल्म के बाद क्या बोलते हैं, आलम आरा आती है और 1931 में ये बोलती चलती फ़िल्म पहली भारत में कहलाई, इम्पीरियल फ़िल्म की तरफ से आई हुई थी ये देखिए। और ये इस तरह से फ़िल्मों का चलन भारत में शुरू हुआ और फ़िल्में जब चलना शुरू हुई तो ये अपने समाज का जो तमाम सारे तत्व हैं, वो भी फ़िल्मों के माध्यम से प्रदर्शित होने शुरू हो गए। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि फ़िल्में जो होती हैं, किसी भी समाज का आईना होती हैं। समाज के तमाम सारे बेहतर और अच्छे-बुरे सारे तत्वों को आप फ़िल्मों में देख सकते हैं। भले ही फ़िल्मों में काल्पनिक कथाएँ बताई जाती हैं, कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, पर इसके बावजूद भी आप फ़िल्मों में समाज की सोच, समाज के रंग, रूप, तरीके, दशाएँ, इन्हें देख सकते हैं। और मुझे लगता है ये उतनी गलत बात भी नहीं है। सच में आप फ़िल्मों में किसी भी समाज के आईने के रूप में तमाम सारे वहाँ के तत्वों को देख सकते हैं। आप यूरोप की फ़िल्में देखिए, वो वहाँ के समाज की झलक आपको देंगी। आप अमेरिका की फ़िल्में देखिए, अब वहाँ के समाज की झलक मिल जाएगी। आप क्या बोलते हैं, भारत की फ़िल्में देखिए, तो भारतीय समाज के विशेष तत्व, अच्छे-बुरे दोनों, आपको फ़िल्मों में देखने को मिल जाएँगे। ठीक? तो ये समाज का जो आईना है, भारतीय समाज का जो आईना है, ये हमें किन चरित्रों का प्रदर्शन पिछले 100 सालों से करता रहा और इसने अप्रत्यक्ष रूप से समाज में क्या स्थापित किया, इसी मुद्दे को आज हम चर्चाओं पे लेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या दोषपूर्ण फ़िल्मों के हमें दिखाई देते हैं। ठीक है? तो देखिए, कहा जाता है कि फ़िल्में भारत में जातिवाद को 2 तरह से प्रदर्शित कर रही हैं। एक सकारात्मक रूप से, मतलब जातिगत श्रेष्ठता को दर्शाने वाली फ़िल्में, जिनकी संख्या हज़ारों में है, और अल्प मात्रा में वो फ़िल्में हैं जो जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जातिगत श्रेष्ठता, कास्ट प्राइड को बढ़ाने वाली फ़िल्मों में भी कलाकार सवर्णीय हैं ज़्यादातर और जातिवाद के विरुद्ध बनाई गई फ़िल्मों के कलाकार भी सवर्णीय ही हैं। मतलब दोनों तरह की फ़िल्मों में अंत में आपको कलाकार सवर्णीय मिलेंगे, क्योंकि भारत की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, भारत के अन्य सामाजिक क्षेत्रों की तरह ये भी जातिवादी है और यहाँ खास जाति वर्ग के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का दबदबा आपको दिखाई देता है। ठीक? और वही परंपरागत रूप से कलाकार और चित्ररंगीत सब करते हुए दिखाई देते हैं। समाज का कमज़ोर वर्ग पूरी तरह से फ़िल्मों से गायब है और फ़िल्मों में उसका चित्रांकन भी उच्च वर्ग के लोग ही करते हैं।
यानी सवर्णीय करते हैं। मतलब ये कहने का तात्पर्य कि दलित भी फ़िल्मों में कोई मिश्रा, दुबे, पांडे ही बनेगा, ठीक है? दलित महिला का रोल भी फ़िल्मों में कोई क्या बोलते हैं, मिश्रा, दुबे, पांडे और तमाम ठाकुर और सिंह और सिन्हा, यही सब लोग करेंगे, ठीक? कुछ हमारे देश के प्रमुख कलाकार हैं, वो तो जीवन भर अपनी ख़ास जाति का नाम ही अपने नाम के आगे लगाते काम करते रहे। महानायक जैसे नाम उनके दिए जाते हैं, पर अब उनकी फ़िल्मों में देखेंगे, तो जो उनकी मूल जाति है, उसी जाति के आस-पास के नामों को फ़िल्मों में हमेशा रखते हैं। वो या तो सिन्हा होते हैं या वो सक्सेना होते हैं, ठीक? वो अपनी जाति के आस-पास घूमते रहते हैं। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये कोई कमोबेश सौभाग्य से उत्पन्न हुई स्थिति नहीं है। ये जानबूझकर अपनाई गई एक रणनीति है ताकि समाज में अप्रत्यक्ष रूप से जातिगत श्रेष्ठता को लोगों के अवचेतन मन में स्थापित किया जा सके, ठीक? तो चलिए फ़िल्मों के उन दोनों प्रकारों का थोड़ा-सा मूल्यांकन करते हैं कि भारत में जो पहला प्रकार है, जो ज़्यादा संख्या में है, वो है जाति गर्व की भावना को प्रेरित करने वाली फ़िल्में। ऐसी फ़िल्में जो जातिवाद के गर्व को स्थापित करती हैं, कास्ट प्राइड। दर्शकों, ये आपको हर जगह कहने को मिलेगा कि भई भारत में जातिवाद है नहीं। पर भारत की आप फ़िल्में देखेंगे जो भारतीय समाज का आईना है, वहाँ आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे कास्ट प्राइड, ऐसी फ़िल्मों की बहुतायत है जहाँ हीरो अपनी जाति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ डालता है। ये बड़े पैमाने पे होता है और फ़िल्मों में अक्सर नायक के विरुद्ध जो खलनायक होते हैं, वो एक ख़ास निम्न जाति वर्ग के होते हैं, ठीक? ये भी बड़ा गज़ब का है और ये भी बदलता रहा, ये भी समय-समय पर बदलता रहा। ये भी मैं आपको थोड़ा-सा इसमें बताऊँगा कैसे 90 के दशक में, फिर 2000 के दशक में और फिर वर्तमान दशक में कैसे वो जो खलनायक के स्थिति थी, वो भी धीरे-धीरे बदलती रही और सब सवर्णों के हाथों में ही चला गया। नायक, खलनायक दोनों सवर्ण ही होने लग गए। ये भी आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो जातिवाद को, गर्व को दर्शाती हुई जो फ़िल्में हैं, इनमें ये तो आपने देखा होगा स्वदेश, ओमकारा, दबंग, बुलेट राजा, विलेन, अ पीकू और तनु वेड्स मनु, जॉली एलएलबी, बजरंग भाईजान, बागी बागी, तमाम सारी फ़िल्में हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद को ही समाज में स्थापित करती है, कास्ट प्राइड को दिखाती है। और कहा जाता है कि देखिए कि यहाँ जाति एक समस्या नहीं है, बल्कि स्वाभिमान के रूप में आती है। तो ये कास्ट प्राइड वाली जो फ़िल्में हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो हमारे लेखक बताते हैं कि जाति यहाँ कोई समस्या नहीं है, बल्कि स्वाभिमान के रूप में दर्शाई जाती है। तथाकथित उच्च जाति टाइटल वाला हीरो-हीरोइन इन फ़िल्मों में लगातार प्रस्तुत किए जाते रहे हैं और मज़े की बात ये है कि बरेली की बर्फी में बिट्टी मिश्रा और चिराग दुबे, शादी में ज़रूर आना की आरती शुक्ला और सत्येंद्र मिश्रा, बजरंग भाईजान के पवन चतुर्वेदी, दबंग के चुलबुल पांडे, टॉयलेट एक प्रेम कथा के केशव शर्मा, जया जोशी इत्यादि फ़िल्मों में नायक और नायिका सभी एक ही जाति के हैं। ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं, आप स्वयं अवलोकन करें तो क्या बोलते हैं, पाएँगे कि भारतीय समाज का बहुसंख्यक तबका, उसकी पहचान, उसकी समस्याएँ, उसकी कहानियाँ फ़िल्मों के परिदृश्य से गायब कर दी गई। अब आप ये देखेंगे कि भई फ़िल्मों में जो ज़्यादातर फ़िल्में बन रही हैं आज की डेट में, उनमें समाज का जो बहुसंख्यक यानी 85% लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनकी कहानियाँ, उनकी समस्याएँ, वो तो फ़िल्मों से गायब हो गई। क्यों हो गई? वो भी हम बात करेंगे, कैसे हुई क्रमिक तरीके से, कैसे सिनेमा से मल्टीप्लेक्स तक के दौर में कहानियों के विषय ही बदलते चले गए और कहाँ फ़िल्में अब समाज के उस वर्ग को टारगेट करके बनाई जा रही हैं, जो मल्टीप्लेक्स में जाकर मोटा पैसा देकर, हज़ार रुपए खर्च करके फ़िल्म देखने में सक्षम है, ठीक? तो फ़िल्मों में अगर आप देखेंगे समाज का जो मूल तबका है, एससी, एसटी, ओबीसी, जो नाली साफ करते हैं, जूते सिलते हैं, चमड़ा निकालते हैं, किसी ज़माने में फ़िल्मों में ये कहानी के पात्र तो होते थे। भले इनके ऊपर कहानी बनती थी, नायक भले ही सवर्ण होते थे। अब ये भी गायब हो चुके हैं और सब कुछ सवर्णों की समस्याओं के आस-पास कहानी फ़िल्मों में ज़्यादा चल रही हैं। जैसे किसी सवर्ण को अपनी योग्य वर नहीं मिल रहा, कोई सवर्ण दूसरे सवर्ण के साथ भागकर शादी करना चाहता है, ठीक? किसी सवर्ण को रोज़गार की समस्या है और वो लड़की तो सेट हो गई है पर नौकरी नहीं मिल रही, विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं।
फिल्मों के विषय बहुसंख्यक की बजाय सवर्णों के विषयों के आसपास अधिक घूम रहे हैं, ऐसा ये हमारे विशेषज्ञ हैं, इनका विचार है। आगे देखिए, बुलेट राजा फिल्म में तो हीरो राजा मिश्रा, रुद्र त्रिपाठी, लल्लन तिवारी, राम बाबू शुक्ला सभी एक ही जाति के हैं। ये भी दर्शकों को बड़ा गजब का हुआ है। अब तो नायक खलनायक दोनों एक ही जाति के निकल कर आ जाते हैं। दोनों जगह अब वो भी खत्म हो गया। पहले यादव लोगों को क्या बोलते हैं, खलनायक बना दिया करते थे। फिल्मों ने यादवों को खलनायक के रूप में जबरदस्त दिखाया। पूरा 10-20 साल फिल्म इंडस्ट्री ने इस पे काम किया, तब जाकर यादवों की छवि समाज में इन्होंने खराब की है। ठीक है, ऐसे ही नहीं की जाती, लंबी मेहनत की गई। ठीक, फिल्मों के माध्यम से अवचेतन मन में लोगों को स्थापित किया गया कि यादव लोग गुंडे, बदमाश और ऐसे ही दबंग टाइप के लोग होते हैं। और एक हीरो निकलता है सवर्ण समाज से, कोई मिश्रा, दुबे, फलाना ढिकाना, बहुत ही सभ्य किस्म का, और वो सबको मार के खत्म कर देता है। ठीक, ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, ये एक ज़माने में खूब चलाई गई, और अब वहाँ से भी वो, अब तो सभी जो हैं आपस में ही हो जाते हैं। अब सब त्रिपाठी, दिबे, शुक्ला, यही सब नायक नायिका और सब बनकर आपस में ही मैच खेल लेते हैं। और अब वहाँ से भी बेचारे निम्न जाति के लोगों को खलनायक भी बनाना अब इन्होंने बंद किया हुआ है। पर ये क्रम है। आगे देखिए, सैफ अली खान राज मिश्रा के रोल में परशुराम से लेकर रावण तक के सभी चरित्रों की तारीफ करते दिखते हैं। ऐसी फिल्मों का उद्देश्य क्या है, ये समझ से परे है। होना ये चाहिए था कि जाति व्यवस्था में व्याप्त ऊंच नीच के शोषण को समाप्त करने के संदेश देने का काम होता। निश्चित रूप से तब भारतीय राष्ट्र निर्माण में फिल्मों की भूमिका सकारात्मक तरीके से दर्ज की जा सकती थी। भाई क्या होना चाहिए? चलिए हम मानते हैं फिल्में व्यावसायिक रूप से बनाई जाती हैं, धंधा करने के लिए बनाई जाती हैं, पर समाज में जातिवाद को स्थापित करने का धंधा क्या ज्यादा चलता है? क्या कास्ट प्राइड वाली फिल्में ज्यादा चलती हैं? चलती होंगी ना, तभी तो आप जाति की श्रेष्ठता लेने वाली फिल्में ज्यादा बनाते हो। हीरो बताने लगता है मैं ठाकुर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऊंची जात का हूं। ठीक, और फिल्मों में ऊंची जात का हीरो होना कास्ट प्राइड के रूप में उसे दिखाया जाता है, और शायद ये चलता भी होगा, तभी तो ये किया जा रहा है। नहीं तो विविध विषय हैं समाज में, ऊंच नीच, शोषण, इन सबको दर्शाने वाली फिल्में बन सकती थी। फिल्मों के विषय अब बदल गए, ऐसा ये बता रहे। आगे देखिए, जाति द्वेष में लिथड़े प्रकाश झा और अनुराग कश्यप और प्रकाश झा की फिल्मों जो बड़े तादाद में है, हालांकि कुछ फिल्में इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बनाई है, पर बहुतायत में इनकी फिल्में कास्ट प्राइड को ही स्थापित करती हैं। देखिए, अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल में राजस्थान के जमींदार परिवार को खोए हुए गौरव को लौटाने पर आतुर दिखाया जाता है। अब फिल्म में देखिए दो दर्शकों, इस स्वतंत्र संविधानिक देश में फिल्म ये कह रही है कि भैया पुराने राजे रजवाड़े जमींदारे थे, सरदार पटेल ने जमीनें ले ली है, खुर से फिर से स्थापित करेंगे अपनी जमींदारी। मेनन के द्वारा अभिनीत चरित्र ये कहते हुए पर्दे पर दिखाया जाता है कि हमारी रियासतों को खत्म करके सरदार पटेल ने भारतीय गणराज्य में मिला दिया और हमारा नुकसान हुआ। तो दर्शकों, हमारे देश में फिल्में अलग दुनिया में चल रही, यहाँ फिल्मों में पुरानी जमींदारी व्यवस्था फिर से स्थापित करने के लक्ष्य चल रहे हैं। ये बिक भी रहा है, सोच के देखिए। मतलब अमेरिका में अगर आप एक ऐसी फिल्म बना दें जहां फिर से गोरे लोग कालों को दबाएंगे तो हाहाकार मच जाए। भारत में पुरानी जमींदारी व्यवस्था स्थापित करने वाली फिल्में बनती हैं और नायक इसमें हो जाता है। वर्क्स, ये चलता है, जबरदस्त तरीके से चलता है। आगे देखिए, हमें अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने होंगे, ऐसा उस फिल्म में बताया गया। आगे देखिए, शूल 1999 की फिल्म में यादव जाति को खलनायक बच्चू यादव भैया जी की विविधता प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिससे प्रकाश झा, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिससे प्रकाश झा अपनी फिल्म गंगा जली में साधु यादव, सुंदर यादव, बच्चा यादव के सहारे आगे बढ़ाते हैं। मनोज वाजपेयी और अनुराग कश्यप मित्र हैं। दोनों ने बॉलीवुड में एक दूसरे की मदद की हुई है। ठीक, शूल फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी है और इस फिल्म में दोनों दोस्तों की केमिस्ट्री देखने को बनती है। दोनों मिलकर यादवों के गुंडा राज का अंत करते। तो दर्शकों, ये जम के चला। अगर आप पूरे 2000 के दशक को आसपास देखेंगे तो फिल्मों में ये जो बिहार में और इस तरफ के क्षेत्रों में
यादवों का गुंडा राज चलता, यादव लोग गुंडे होते। तो ये तो हालांकि सलमान खान की भी कई फिल्मों के उसमें रहे, बच्चा यादव, फलाना यादव, ढिकाना यादव, मतलब यादव लोग गुंडे हैं। और ये आंडे पांडे जो लोग हैं ये हीरो हैं, और ये अब इन्हें मार के गुंडा राज खत्म करके ब्राह्मण राज स्थापित करेंगे। मतलब ब्राह्मण राज बहुत बढ़िया है। एक ये भी खूब चला, और ये यही अनुराग कश्यप और इन लोगों ने खूब इस तरह की फिल्में बनाई, जमींदारी व्यवस्था और यादवों को खलनायक दिखाना और उनके राज को खत्म करना। मतलब ऐसा कहाँ था, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, पर यादवों का गुंडा राज चलता था 2000 में, इनके हिसाब से 2003 में, ठीक, और ये खत्म कर रहे थे। और हीरो कौन है, वो मनोज बाजपेयी वगैरह, ये सब बामन बामन हीरो, वही सब चल रहा था। अनुराग कश्यप अपनी हाल ही फिल्म मुक्केबाज में तो वर्ण व्यवस्था स्थापित करके पूरी तरह से मुतमईन होते ही दम लेते हैं। नई फिल्म बनाई थी इन्होंने, वो क्या बोलते हैं, एक फिल्म बनाई थी इन्होंने, क्या बोलते हैं, मुक्केबाज। उसमें बताते हैं वर्ण व्यवस्था को ही स्थापित करना चाह रहे हो जैसे। अनुराग ने देव डी, गैंग ऑफ वासेपुर, नो स्मोकिंग, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन गुलाल, लिखिए, लेकिन आगे देखिए, गुलाल बनाई है, लेकिन गुलाल और मुक्केबाज उनकी आधुनिकता, प्रगतिशीलता का पिछवाड़ा उधेड़ देती है। ठीक है, एक तरफ उन्होंने काफी अच्छी फिल्में बनाई हैं, पर साथ में वो जातिवाद, कास्ट प्राइड वाली फिल्में वास्तव में उनकी वास्तविक स्थितियां भी दिखा देती हैं। मुक्केबाज फिल्म का हीरो श्रवण कुमार सिंह, हीरोइन सुनैना मिश्रा, उसके चाचा मुक्केबाजी संघ के माफिया भगवान दास हैं। मिश्रा सब मिलकर प्यार मोहब्बत है, मिश्रा देखिए, सब मिलकर प्यार मोहब्बत है और मुक्केबाजी की जिद है, अपनी अपनी अहम को तुष्ट करने का ऐसा माहौल बनाते हैं कि फिल्म के आरंभ से अंत तक जूझते रहते हैं। देखिए, सवर्ण सवर्ण बैठकर सब आपस में मुक्केबाजी मुक्केबाजी खेल रहे हैं। देखिए, बनारस निवासी दलित जाति के मुक्केबाज कोच संजय कुमार ठाकुर जाति के श्रवण को ट्रेनिंग देने का जोखिम भगवान दास मिश्रा के विरोध के बावजूद उठाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी इतनी पिटाई की जाती है कि वे हमेशा के लिए कोमा में चले जाते हैं। बनारस में जब भगवान दास मिश्रा और संजय कुमार की मुलाकात होती है तो उस दृश्य को ध्यान से देखिए। ठीक है, किस तरह से मिश्रा एक दलित को बुरी तरह से बेइज्जत करता है और वह जवाब में मुंह तक नहीं खोलता। इस तरह रेलवे में नौकरी के दौरान श्रवण कुमार एक अधिकारी कृष्णकांत यादव से इस बात पर चिढ़ जाता है कि उसके मुक्के के डर से रेलवे अधिकारी यादव जी ने अपने पैंट में ही पेशाब कर देते हैं। ठीक है, फिर भी उनका दृश्य समाप्त हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये फिल्में मतलब बामन बामन बैठ के महानता ले रहे हैं और यादव अपनी पैंट में मूत रहे हैं, ये सारी चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहने को तो जातिवाद दिखा रहे हैं, पर वास्तव में समाज में अप्रत्यक्ष रूप से ये जातिगत श्रेष्ठता को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, यादवों की कमजोर स्थिति, निम्न जाति के लोगों की कमजोर स्थिति, मतलब बामन लोग मुक्केबाजी करते हैं तो यादव लोग पेंट में मूत देते हैं एक मुक्के में। मतलब आप समझ सकते हैं, ये सारी चीजें समाज के अवचेतन मन में पूरे एक समाज के प्रति घृणा स्थापित कर रही हैं। जैसे आतंकवादी का चित्रांकन मुस्लिम के रूप में, वैसे यादव होना मतलब गुंडा होना फिल्मों के माध्यम से इन्होंने स्थापित किया। आज बीजेपी इसी की फसल काट रही है, जो इन जैसे जातिवादियों ने फिल्मों के माध्यम से समाज में स्थापित किया हुआ है। ठीक, आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, तात्पर्य यह है कि यादव जी और दलित संजय कुमार की बेइज्जती कर श्रवण कुमार सिंह भगवान दास मिश्रा की भतीजी सुनैना मिश्रा के साथ वैवाहिक जीवन इस शर्त पर बिताने लगते हैं कि वे भविष्य में किसी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। इस शर्त पर भगवान दास मिश्रा श्रवण कुमार को माफ कर देते हैं, उसकी जान बख्श देते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में श्रवण कुमार सिंह बहुत सम्मान से भगवान दास मिश्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मतलब निम्न जाति का व्यक्ति ही बामनों के पैर छुएगा और बोलेगा। फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसा लगता है कि मुक्केबाज का निर्माण अनुराग कश्यप ने वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए किया था। ये लगता यही है कि मतलब उद्देश्य यही था कि समाज में जो बामनों की श्रेष्ठता है, बामन लोग मुक्केबाज होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, यादव लोग छोटे होते हैं, पैंट वैंट में मूत देते हैं एक आध मुक्के मुक्के में। तो ऐसा लगता है कि ये सारी फिल्में शायद बामनों की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए और यादवों को खलनायक बनाने के लिए स्थापित की गई थी। और बाद में जब समाज में स्थापित हो चुका है तो आज यही सवर्ण पार्टियां जम के वोटों के रूप में
इस फसल को काट रही हैं। ठीक, ये भी आप देख पा रहे हो। आगे देखिए, वो लिखते हैं कि हो सकता है कि उनका देश आज के समाज के यथार्थ को दिखाना मात्र हो, लेकिन यथार्थ के पीछे एक जमाना होता है जो अनुराग की मानसिक लोक से गायब है। कहने के लिए वो यथार्थ दिखाने की बात करते हैं, पर यथार्थ तो और भी है ना, वो सब नहीं दिखाते। निम्न जाति के लोगों की मैला ढोने की स्थितियां वगैरह, वो सारे यथार्थ क्यों नहीं दिखाते? वो ही यथार्थ के रूप में क्यों दिखाते हो जो समाज में जातिवाद को इनडायरेक्टली वैलिडेशन देता है। ठीक, ये करते हुए दिखते हैं। आगे देखिए, 1990 के बाद जातिवादी सिनेमा। 90 के बाद देखिए, 1990 के दशक के मध्य में जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म प्रदर्शित हुई, ग्लोबल दुनिया में खुले बाजार में व्यक्ति और पूंजी के आगमन बढ़ा, तो प्रवासी भारतीय समुदाय बॉलीवुड सिनेमा के केंद्र में आ गया। 90 के बाद हमारा जो हीरो था, वो एक जमाने में, किसी जमाने में अगर आप देखें 2000 के बाद यादव यादव लोगों को ठीक ठिकाने लगा रहा था, बामन हीरो। अब जो है हीरो हमारा 1995-96 के बाद फिल्मों का एक नया किस्म चालू होता है। उसमें प्रवासी यानी एनआरआईज हीरोज वीरोज रहते हैं। विदेश विदेश में भी भारतीय लोग विदेश पहुंच गए थे। ठीक, अब इसमें हीरो तो विदेश पहुंच गया, बामन भी विदेश पहुंच गया, सब विदेश पहुंच गए, लेकिन वो तब भी हीरो का जो बैकग्राउंड है वो वही बना रहा। बस अब ये बैकग्राउंड थोड़ा सा पंजाबी टाइप का होता दिखता है। अभी भी निम्न जाति का हीरो विदेश पहुंचकर कभी उच्च जाति की हीरोइन को नहीं अपने साथ प्रेम में ले पाता है। ठीक, ये भी देखिए बड़ा गजब का 1995 के बाद का जो परिवर्तन है। ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारा हीरो भी ग्लोबल हो जाता है। पूंजी का आगमन बड़ा, प्रवासी भारतीय समुदाय बॉलीवुड सिनेमा के केंद्र में आ गया। पंजाबी पृष्ठभूमि वाले किरदार जो मेहरा और मल्होत्रा, सिंह, कपूर आदि टाइटल के साथ अपने पंजाबी स्टाइल के गीत संगीत मस्ती भांगड़ा लेकर जोर शोर से 70 mm के पर्दे पर डॉल्बी साउंड सिस्टम के साथ हाजिर हुए, तो पूरी दुनिया उन्हें भौचक्का होकर देखने लगी। अब इस समय हीरो हमारा जातिवाद के एक अलग स्वरूप में है। पहले 2000 के बाद ये बच्चा बच्चा यादव वाली फिल्में, और 1995 के बाद का भी एक दौर रहा जब ग्लोबलाइड हमारा हीरो है शाहरुख खान, नाम लेकिन उसका वही है, मेहरा, मल्होत्रा, सिंह, कपूर, यही लोग हैं। अब पंजाबी इनपुट ज्यादा आता हुआ दिखता है। शाहरुख खान डायस्पोरा नौजवानों के प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित हो गए, और स्वदेश परदेश, कभी खुशी गम, और कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्में इसी स्वरूप में काम की गई। इन सभी फिल्मों में किरदार का शीर्षक उच्च जाति समाज से जुड़ा रहा। इनको भी ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में समृद्ध प्रवासी भारतीयों पर फिल्म तो बनाते हैं, लेकिन जो भारतीय ब्रिटिश गुलाम के दौरान फिजी, मॉरिशस और मलेशिया, इंडोनेशिया, कैरेबियन देशों में दास गुलाम के रूप में ले जाए गए, उनका दर्द के किस्से पर कभी फिल्म नहीं बनाते हैं। ठीक, ना ही दलित पिछड़े वर्ग पर। तो अब देखिए फिल्मों का ये ट्रेंड भी आपने देखा होगा, ये खूब चेंज हुआ। अब हीरो जो है मल्होत्रा और सिंह और तमाम सारा पंजाबी सरनेम के साथ आ जाता है, रहता सवर्णी है अभी भी, विदेशों में रहता है, यहाँ से विदेश जाता है, जो भी है, लेकिन फिल्म का केंद्र अब निम्न जाति के लोग नहीं है। अब फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो एनआरआईज जो हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग ज़्यादा दिखाई देती है। इसमें भी जो है वो एक खास इंडियन डायस्पोरा जो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जो समृद्ध रिच है, उनकी समस्याओं पे फिल्म है। समझिए बात को, फिल्में उनकी समस्याओं पर ज़्यादा है। मतलब शाहरुख खान डीडीएलजे में देखिए, वो वहाँ विदेश में रहता है, यहाँ की लड़की जो है, जो भी है परेशान, फिर वो यहाँ के लड़की को ले जाता है। वो वही फिल्म में मतलब अमीरों के, विशेषकर इस दौर के लोगों की समस्याओं के आसपास फिल्म घूमती हुई। और भारतीय लोग तो फिजी में भी हैं, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी हैं, जो गुलाम के रूप में ले जाए गए, उनके किस्से हैं कई गुलामी के, वो कभी फिल्मों में नहीं आते। इंडियन डायस्पोरा जो समृद्ध है, अमीर है, पैसे वाला है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में रहता है, और जो क्या बोलते हैं अपने सरनेम को क्या बोलते हैं मल्होत्रा, सिंह, कपूर टाइटल ये सब लगाता है, वही हीरो बन जाते हैं और नीचे आने लगते हैं, और उनकी समस्याओं के आसपास फिल्में घूमती रहती हैं। जबकि जो लोग गुलाम के रूप में विदेशों में ले जाए गए, ना कभी उस उनके किस्सों पे फिल्में बनी, और दलित वर्ग, कमजोर वर्ग तो बिल्कुल ही पीछे चला जाता है, उसके लिए कोई जगह नहीं रहती। ठीक, ठीक है।
हक इंटर ने अपनी किताब न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी में विस्तार से ऐसे प्रवासियों का जिक्र किया। तो ऐसी फिर कई सारे उपन्यास और किताबें लिखी गई हैं जिनमें फिजी, मॉरिशस, मलेशिया, इंडोनेशिया में जो इस देश के दलित जो अब हो गए, इन्हें गुलाम बनाकर ले जाया गया और वहां इन्होंने कितने कष्ट सहे, इस पर कई लेखन किए गए, पर इन पे फिल्में नहीं बनाई जाती। मल्होत्रा और चड्ढा और आपके क्या बोलते हैं कपूर, ये जो विदेशों में रह रहे हैं, इनकी समस्याएं, उनके आसपास जूझती हुई फिल्में, और दिखाया ऐसा जाता है जैसे बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बेचारे बहुत अमीर हैं और इनके जीवन में बहुत समस्याएं, ठीक। और जो वास्तविक पीड़ित वर्ग है वो फिल्मों से 1995 के बाद गायब होता हुआ दिखाई देता है। गरीब दशक सिनेमा घरों से भगाए गए, ये भी हुआ। देखिए ये भी एक क्या बताते हैं कि कैसे भारत में क्रमिक तरीके से भारत का जो सिनेमा का उठान होता है, वहां से जो गरीब दर्शक थे वो गायब हो जाते हैं। एक आप इस बात को समझिए कि एक वो दौर था कि गरीब आदमी फिल्में देखते थे, वो अपने सपनों को फिल्मों में जीते थे। हमारी फिल्मों के हीरो राज कपूर जैसे लोग, और थे तो ऊंची जात के, सम्मी कपूर जैसे अच्छे मोटे खाते पीते होते थे, आज के जैसे नहीं है, देवानंद और वगैरह। और हीरोइनें भी अच्छी माशाल्लाह अच्छी हष्ट-पुष्टी रहती थी। और गरीब ऑटो वाले, टैक्सी वाले और निम्न जाति के लोग सस्ता 5 रुपए का टिकट लेके सिनेमा हॉल में सबसे आगे बैठकर वो फ़िल्में देखते थे, सीटियाँ बजाते थे, थोड़ा मनोरंजन करते थे। और फिर हम ये देखते हैं कि उनके मुद्दे तो गायब होते ही हैं, वो सिनेमा भी गायब हुए, मल्टीप्लेक्स आए, जिनमें हज़ारों रुपए के टिकट हैं, और गरीब के जीवन से वो फ़िल्म देखने का भी एक छोटा-सा सुख था, वो भी जाता रहा। साथ में क्या बोलते हैं, फ़िल्मों के विषय भी मल्टीप्लेक्स में आकर मल्टी डायमेंशनली हो गए। गरीब अब पूरी तरह से यहाँ से गायब है। क्या कह रहे हैं लेखक? देखिए देखिए इसी समय दूसरी महत्वपूर्ण घटना वह थी कि नई पीढ़ी के फ़िल्मकारों का पुराने स्टाइल के संगीत स्क्रीन वाले सिनेमा घरों में मोहभंग और मल्टीप्लेक्स की अवधारणा का अपनाया जाना, ठीक है? ये भी दिखता है। रिक्शे और फ्रंट बेंचर से लेकर बालकनी वाले धनाढ्य वर्ग तक की जेब में टिकट के पैसे वसूलने और सिल्वर गोल्डन जुबली होने की ख्वाहिश रखने वाली फ़िल्मों का दौर सिमटने लगा। और आगे देखिए, फ्रंट बेंच पर जो काठ पे मजबूत कुर्सियों पर बैठकर फ़िल्मों का आनंद सीटी बजाकर उठाया करते थे, वे दर्शकों की परिभाषा से बाहर कर दिए गए। वो गरीब लोग, 2 रुपए लोग, छात्र लोग जो आगे बैठते थे 5 रुपए के टिकट में, वो पूरा गायब हो गया। मल्टीप्लेक्स सिस्टम है, ₹1000 जेब में ना हो तो आप फ़िल्म नहीं देख सकते, ठीक? और मल्टीप्लेक्स में वही फ़िल्में हैं जो ₹1000 जेब में होने वाला व्यक्ति की जीवन की समस्याएँ होती हैं, विषय भी बदल जाते हैं, ठीक है? देखिए क्या बोलते हैं, मॉल और मल्टीप्लेक्स में घुसने की हिमाकत ये नहीं कर सकते थे, और इस नई डकैती वाली मनोरंजन व्यवस्था में ₹15 की कोल्ड ड्रिंक और टिकट ₹150 खरीद कर, 150 ये पुराना लिखना है, टिकट तो अब हज़ारों में पहुँच गए, ठीक। फ़िल्म देखने और पीने की अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था मंजूर नहीं देती थी। मल्टीप्लेक्स सिनेमा में भारतीय गरीब दर्शकों के वर्षों पुराने मनोरंजन के ठिकाने को उजाड़ दिया, और अमीरों की जेब को भरोसे 2-3 हफ्तों में ही क्या बोलते हैं करोड़ों के वारे न्यारे और तकनीक, एयर कंडीशन, सुख सुविधा, ये सब जाती रही। शहरी उच्च जाति वर्ग के दर्शकों के लिए उन्हीं जीवन की कहानियों पर दिल चाहता है, प्यार का पंचनामा, शादी के साइड इफेक्ट, पॉपकॉर्न, खाओ मस्त हो जाओ, हनीमून, ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेट्रो, चीनी कम जैसी ढेरों फ़िल्में बनाई जाने लगी, और बनाने वाले, देखने वाले, कमाने वाले सब एक ही जाति वर्ग के लोग हो गए, ठीक है? गाँव और गरीब की कहानियाँ विस्मित और उपेक्षा के गर्त में चली गई, ठीक? तो ये भी बड़ा हास्यास्पद परिवर्तन है, हम हँस ही सकते हैं हमारे समाज की इस दशा पे। मैंने वो दौर देखे हैं जब मेरे आस-पास के जो विशेषकर गरीब वर्ग के लोग थे, ऑटो, ठेला चलाते थे, वो अनिवार्य रूप से सैटरडे, संडे अपने बगल की सिनेमा में फ़िल्में देखने जाते थे, और मनोरंजन का उनका वही साधन था। और फिर मल्टीप्लेक्स का दौर आया, और फिर हमने देखा कि फ़िल्मों की मल्टीप्लेक्स में जाकर टिकट 100, 200, 500, 1000 सब खर्चा आप भी जानते हैं कितना हो जाता है, ठीक? और फिर आपने ये भी देखा होगा कि फ़िल्मों के विषय एक ज़माने में गरीबों के लिए लड़ते थे हीरो,
भले ही ऊँची जात के होते थे, गरीबों के लिए लड़ते थे। एक ज़माने में कुली बन जाता था अमिताभ बच्चन, और कुली, गरीब कुली ऊँची अमीर की महिला को क्या बोलते हैं, प्रेम संबंध स्थापित कर लेता था। ये आपने देखा होगा। मिथुन चक्रवर्ती जो गरीब और अपनी बहन की रेप का बदला लिया करता था। तो वो आम आदमी की समस्याओं पे थोड़ी बहुत फ़िल्में थी, वो गायब हो गईं, और अब फ़िल्मों के विषय वो हैं जो उन लोगों के हिसाब से हैं जो मल्टीप्लेक्स में बैठते हैं, ₹1000 फ़िल्म पे खर्च कर सकते हैं, और उनके जीवन की समस्याएँ, ठीक? उनके जीवन की समस्याएँ जैसे चीनी कम, मेट्रो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मतलब आप जानते हैं फ़िल्में वो हैं जिसमें हीरो गुस्सा हो जाता है, उसका प्रेम क्या बोलते हैं ब्रेकअप हो जाता है, तो सीधा वो यूरोप चला जाता है, ठीक? अब ये फ़िल्में होती हैं, बेचारा हीरो इतना ब्रेकअप के बाद दुखी होके सीधा यूरोप निकल जाता है या अमेरिका चला जाता है। मतलब ये इस तरह का क्या बोलते हैं लग्ज़रियस लाइफ़ भारत में कितने लोग जीते होंगे पता नहीं। पर ऑब्वियस है जिसके जेब में ₹1000 देकर एक फ़िल्म देखने की क्षमताएँ होंगी, उसके जीवन में यही सब तो समस्याएँ होंगी छोटी-मोटी, खाओ-पियो, मस्त रहो, पॉपकॉर्न, फिर शादी के साइड इफ़ेक्ट, और दिल चाहता है, प्यार का पंचनामा। समाज का एक वर्ग जिसके जीवन की समस्याएँ, और उन्हीं पर बनती हुई फ़िल्में। ऑब्वियस है आप मल्टीप्लेक्स में बैठकर कोई दलित के जीवन के कष्टों को तो नहीं देखेंगे। ये भी ऑब्वियस है आप मल्टीप्लेक्स में बैठकर कोई जूते सिलने वाले चर्मकार के जीवन की तकलीफ को भी नहीं देखेंगे। और ये भी ऑब्वियस है कि आप मल्टीप्लेक्स में बैठकर कोई स्मिता पाटिल और नसरुद्दीन शाह की क्या बोलते हैं वो फ़िल्में जिनमें क्या बोलते हैं दुग्ध क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध और पशु जानवर, छोटे मुद्दों पर फ़िल्मों को नहीं देखेंगे। ठीक, आप ये थोड़ी देखेंगे। ₹1000 खर्च करके आदमी वही देखेगा जो उसके जीवन से ज़्यादा कनेक्ट करता होगा। तो आम आदमी के मनोरंजन का कभी साधन थी और वो गायब हो गया। फ़िल्मों के विषय बदल गए, फ़िल्मों में सोच सब कुछ तरीके बदल गए, क्योंकि फ़िल्मों का ऑडियंस भी चेंज इन्होंने बड़े पैमाने पे कर दिया है। ठीक है। अब इन गरीबों के लिए घर पर टीवी है, उस टीवी में सास-बहू के सीरियल हैं, और उन सास-बहू के सीरियल में अमीर घर की सास-बहुएँ अच्छे, महँगी, कीमती लाखों की साड़ियाँ पहनकर सज-धज कर क्या बोलते हैं, खाना बनाती हैं, पूजा-पाठ करती हैं, रीति-रिवाज परंपराओं को निभाती हैं, आदर्श बहू होने का दिखावा करती हैं। इनके लिए अब वो इडियट बॉक्स टीवी है, गरीबों के लिए टीवी है। भाई टीवी देखिए वहाँ पर एक बड़ी अमीर, अभी भी परिवार तो अमीर है, गरीबों के परिवार की बहुओं को नहीं दिखाते। अमीरों के परिवार की बहुएँ हैं, और वो सास-बहुएँ जो बेहद अमीर होती हैं, वो एक दिन माता की पूजा करती हैं, फिर दूसरे दिन वो क्या बोलते हैं दूसरे भगवान की पूजा करती हैं, तीसरे दिन दिवाली आती है तो तैयार होके दिवाली मना लेती हैं, चौथे दिन वो दाल पे लड़ लेती हैं, किसी दिन चावल पे लड़ लेती हैं, फिर 3-4 बार वो पति-पत्नी आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं, फिर वो दोबारा शादी कर लेते हैं। तो समस्याएँ अभी भी केंद्र में अमीर आदमी है, गरीब आदमी बेचारा और उसके मुद्दे वो गायब हैं। बस दिखाया ही जा रहा है कि अमीर लोग भी देखिए पूजा-पाठ कर कर ही अमीर होते हैं, अमीर लोग भी रीति-रिवाज परंपराओं को मानते हैं, अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं। कम से कम टीवी के सीरियल तो हमें यही बता रहे हैं कि द रिच एंड क्या बोलते हैं जिसे अपन कहते हैं कुल गोत्र वाले सवर्ण ऊंची जात के लोग बड़े ही क्या बोलते हैं सुसंस्कारी और बड़े ही क्या बोलते हैं धर्मपरायण होते हैं। कम से कम टीवी के सीरियल तो हमें यही दिखा रहे हैं। अरे बेचारे बहुत ही, ये देखो कितने एटिकेट मैनर से रहते हैं, हमेशा सजे धजी तैयार रहते हैं, और सास की बात बहू मानती रहती है, कितने भी कष्टों को सहे, कभी मना नहीं करती, आदर्श बहू बनी रहती है। और बस यही सब तो दिखाया जा रहा है। किसके लिए दिखा रहे हो? भाई अमीरों के घर में तो ये सब होता नहीं होगा, हम सब जानते हैं। ये गरीबों के दिमाग में अब चेतन मन में दिखा रहे हो कि भाई तुम भी संस्कारी रहो, भगवानों को मानो, रीति-रिवाज परंपराओं में उलझे रहो, और पति बीमार हो जाए तो उसके लिए क्या बोलते हैं हाथ पर आग जलाकर देवी के सामने प्रार्थना करो, उससे पति जिंदा हो जाएगा। ये किसे दिखा रहे हो?
समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें धार्मिक रखना चाहते हो। और धार्मिक क्यों रखना चाहते हो? ताकि वो धर्म के रीति रिवाज परंपराओं को मानते रहें और इसके बहाने अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद को भी मानते रहें। कभी उनके मन में क्रांति करने, बदलाव करने की इच्छाएं पैदा ना हो। यही तो उद्देश्य है। ठीक। तो देखिए, ये जो पूरा सहारा था गरीबों का, 5 रुपए वाला टिकट लेके मिथुन चक्रवर्ती की, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने का, वो भी अब जाता रहा। ठीक। मनोरंजन अमीरों के लिए है, अमीरों के हिसाब से है, और गरीबों के लिए वो टीवी है ना, वहां जाके देखिए। ये भी चेंज हुआ। ठीक। अभी तक इंटरनेट नहीं आया था, अब इंटरनेट के युग में भी हम पहुंच जाएंगे आगे चल के। ठीक। ये देखिए, ये फिल्मों की कहानी हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 2010 के बाद फिल्मों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि छोटे छोटे देश भर के शहर फिल्मों की विषय वस्तु तो बने हैं, लेकिन छोटे छोटे, देखिए, छोटे बड़े देश भर के शहर फिल्मों की विषय वस्तु तो बने हैं, लेकिन उनके पात्र सिमटकर कुछ जातियों की कहानी कहने लगे। 90 के दशक के पहले की फिल्मों में अक्सर खलनायक और चरित्र अभिनेता की जाति का पता उसके नाम टाइटल से चल जाता था, लेकिन अब नायक नायिकाओं के नाम वीर प्रताप सिंह, आरती शुक्ला, बिट्टी दुबे, अंजलि शर्मा, राज मल्होत्रा, राहुल मेहरा, आर्यन कपूर, ये होने लगे। ये भी चेंज आप देख लीजिए। 2010 के बाद तो सब सवर्णों के आधार पर रहा। पहले कहीं नायक नायिका कोई तो निम्न जाति का था, अब तो ये दोनों ही सभी ऊंची जाति के होने लग गए। ठीक। वे अब जय वीरू और बसंती क्या बोलते हैं नहीं रहे। आज का सिनेमाई यथार्थ यही है कि नायक या नायिकाएं जो भी कुछ बेहतर परिवर्तन लाने की कोशिश करते दिखेंगे, देश हित में विदेशों से अच्छा करियर छोड़कर वापस आएंगे, या समाज में कुछ भी सकारात्मक घटित हो रहा होगा, तो फिल्में उन चरित्रों को निभाने वाले नायक नायिकाओं का टाइटल साफ तौर पर उनकी जातीय पृष्ठभूमि को बताते। ठीक है। तो 2000 के बाद की ये जो कुछ फिल्में हैं, वो देखिए साफ जो हीरो हीरोइन है उनकी सवर्ण जाति पहचानों को खुलकर दिखाया जाने लगा। ठीक। ये दिखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की बहुसंख्यक जनता की नुमाइंदगी फिल्मी दुनिया में कहाँ है, कितनी है? राष्ट्र निर्माण में सभी का योगदान होता है, तो इस देश के सामान्य लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मुश्किलें आती हैं, उनके जीवन से जुड़े अहम मुद्दे क्या हैं, वे अपनी रोज रोज की मुश्किलों से कैसे वाबस्ता हैं, इस बारे में मुंबई के फिल्मकारों की चिंताएं नगण्य दिखती हैं। उनका उद्देश्य मनोरंजन परोस कर उनकी जेब लूटना मात्र है। ठीक। तो ये भी एक चेंज है जो हमें दिखता है। 2010 के बाद अगर हम देखते हैं तो बड़ा परिवर्तन ये भी हमें देखने को मिलता है। खुलेआम हीरो हीरोइन अब सवर्ण जाति के हैं, उनके टैग भी वही हैं, और ये सब चल रहा है, खुलेआम दिख रहा है। आप अभी भी फिल्में देखेंगे। ठीक। लिविंग द एक्सेप्शंस, जो परंपरागत फिल्में अभी भी बन रही हैं, वही ऊंची जात के हीरो हीरोइन हैं और उनकी वही छुटभैया समस्याएं। टेलीविजन के धारावाहिकों तो बड़ी व्यावसायिक घरानों की घरों के अंदर की लड़ाई झगड़े और शादी विवाह के अलग कुछ दिखाना ही नहीं चाहते। वे कर्म कांड और अंधविश्वास को ऐसे स्थापित करते हैं जैसे औरतें और बच्चों के दिमाग में ये चीजें कभी निकल ही ना पाए, वे तार्किक ढंग से सोचना भी ना सीख पाए। दर्शकों, इसमें सिनेमा के साथ जो टेलीविजन है, इसने बड़ा खतरनाक रोल प्ले किया है। एक जमाना था, एकता कपूर जब टेलीविजन में अपने सीरियल लेकर आई थी, महिलाओं का उसने जब बड़े तारा और तमाम सारे ऐसे सीरियल बनाए थे जिनमें आधुनिक महिलाएं दिखाई जाती थी, जो अपने पति बदल लेती थी, कैरियर नहीं बदलती थी, खुलकर जीवन जीती थी, आधुनिक कपड़े पहनती थी। हमने वो सीरियल भी देखे, और उन औरतों ने, उन सीरियलों ने घर तक महिलाओं के लिए सोचने के तरीके को बदला था। ये हुआ है। टेलीविजन ने किसी ज़माने में महिलाओं को आधुनिक बनने में काफ़ी मदद की है, लोगों के सोचने के तरीके में काफ़ी मदद की हुई है। फिर हम ये देखते हैं कि वो दौर बदलता है और फिर ये सास भी कभी बहू थी और ये सारे कुछ इस तरह के दकियानूसी सीरियल्स भी वही एकता कपूर आगे बढ़ाती हुई दिखती हैं। और फिर वही पिछड़ी महिलाएं, वही अमीर घर की ऐसी बहुएं जो परंपरागत साड़ी पहनकर साथ हाथ का पल्लू लेकर रहती हैं, और पति के छोड़ जाने पर भी उसके याद में तमाम सारे रीति रिवाज परंपराएं मनाती रहती हैं। ये दिखता है। पति 4 शादी कर लेता है तो भी वो अपने पति के साथ बनी रहती हैं। सासों के
कष्टों को सहती रहती हैं, कभी उफ़ भी नहीं करती, कभी बोलती भी नहीं हैं। घर के अंदर की लड़ाइयाँ वो घर के अंदर रखती हैं। यही सब तो टीवी सीरियल दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर पति बीमार हो जाए तो वो एक टाँग से खड़े होकर आग हाथ में लेकर देवी के सामने व्रत भी रख लेती हैं। ऐसी भी मल्टी डायमेंशनल बहुएँ होती हैं और वो भूत, पिशाच, चुड़ैल, चंडालों से लड़कर अपने पति की जान वापस लेकर आ जाती हैं। ये सब भी है, ठीक? तो ये सब किया जा रहा है। फ़िल्म इंडस्ट्री के बाद टीवी जो है, ये बड़े पैमाने पर समाज में अंधविश्वास, कर्मकांड को स्थापित कर रहा है। जो लोग निरंतर घर पे ये टीवी सीरियल देखते हैं, उनके अवचेतन मन में कर्म कांड, अंधविश्वास और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद बच्चों और महिलाओं के दिमागों में स्थापित कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि आज के लोग आज से 20-30 साल पहले लोगों के मुकाबले ज़्यादा अंधविश्वासी दिखाई देते हैं, ज़्यादा आडंबरी दिखाई देते हैं, ज़्यादा कर्मकांडी दिखाई देते हैं, ज़्यादा पिछड़ी मानसिकता के दिखाई देते हैं और 20-30 साल पुराने लोग भी अब ज़्यादा आडंबरी, कर्मकांडी, अंधविश्वासी हो गए, ये दिखाई देता है। घर की दोनों सास-ससुर रिटायरमेंट के बाद घर में बैठकर टीवी सीरियल देखते रहते हैं और उन टीवी सीरियलों में उन्हें अंधविश्वास सिखाया जाता है, उनमें महिलाओं के आदर्श बनाए रखने के तरीके सिखाए जाते हैं, उनमें क्या बोलते हैं भूत, पिशाच, चुड़ैल, चंडाल तमाम सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और लोगों के व्यवहार भी अब यही दिखते हैं, ये आपको दिखता होगा। सासें आज बहुओं से आदर्श होने की अपेक्षाएँ करती हैं। बहू जॉब भी कर ले, लाख रुपए की तनख्वाह भी लेकर आए, दुबली-पतली भी बनी रहे, वो तमाम सारे व्रत, तीज, त्योहार भी करती रहे और नौकरी भी करती रहे। पुत्र की इच्छा भी पूरी करती रहे, बच्चे भी पैदा करती रहे। इतना दबाव टीवी, सीरियल इनके माध्यम से घरों तक पहुँचा दिया गया है। टीवी सीरियलों ने देश में अंधविश्वास, कर्मकांड, महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाएँ और अंत में जातिवाद को स्थापित करने में बड़े गजब के काम किया हुआ है, ठीक। तो अपने लोगों के आस-पास के व्यवहारों को जब आप देखें तो वो किस तरह के टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, इस पर भी थोड़ा गौर करिएगा। कैसे उनके अवचेतन मन को पिछले 10-20 सालों में धर्म और कर्मकांड की तरफ मोटिवेट किया है। कुछ चैनलों पे तो बाबा ढाबा भी आते हैं और ये बाबा ढाबा निरंतर वहाँ धर्म के नाम पर तमाम कुप्रथाएँ उनके दिमागों में डालते रहते हैं, ठीक? इसे ध्यान रखिएगा। ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। कोई आकर कहता है शिवलिंग पर पत्ते चिपका दो तो पास हो जाओगे। मतलब मुझे आश्चर्य तब हुआ कि वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में मंदिरों के मुँह नहीं देखे, पिछले 5-10 सालों में मैं उन्हें देखता हूँ कि वो अब ये बातें करते हैं टीवी सीरियल देख-देख के भाई शिवलिंग पर पत्ते चिपका दो, फलाने मंदिर में चले जाओ तो बच्चा हो जाएगा। और मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई आपने अपने जीवन में युवावस्था में ये सब क्यों नहीं किया था? ठीक? अब कहाँ से ये ज्ञान उपज रहा है? कहीं से नहीं उपज रहा। वो टीवी है घर में इडियट बॉक्स और वो इडियट बॉक्स पे बैठ के ये लोग इडियट बन रहे हैं और वो वहाँ पे उन्होंने अंधविश्वास के धंधे सवर्ण होने शुरू कर रखे हैं। दिन-रात अंधविश्वास पर उठते रहते हैं और ये सारी चीज़ें अंत में वोट बैंक के रूप में बीजेपी, आरएसएस को सत्ता के रूप में प्राप्त हो जाती। ठीक है? यही तो हो रहा है। फ़िल्में और टीवी मिलकर अगर आप ओवरऑल फ़िल्में और टीवियों के चरित्रों को मूल्यांकन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की और आरएसएस की सरकार ब्राह्मणवाद को बनाए रखने में और बढ़ाए रखने में इनका बहुत गहरा योगदान है। ये लोगों को अवचेतन मनों को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक? और बड़ी गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों के दिमाग खराब कर दिए। मैं अपने आस-पास कितने ही बच्चों को देखता हूँ, जो सुबह उठकर क्या बोलते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं। और वो देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है कि अमेरिका, यूरोप, चीन के बच्चे सुबह उठकर शायद कोई स्कूल, कॉलेज जाते होंगे। वो साइंस के बारे में सोचते होंगे, वो नए गैजेट बनाने के बारे में सोचते होंगे। ये बेवकूफ़ बच्चे बेचारे शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि फ़िल्में, टीवी, सीरियल इन्हें इसी ओर तो मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है? यही सब तो बताया जा रहा है। और बच्चों के संदर्भ में तो दर्शक बेहद खतरनाक है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके अवचेतन मन पे ये चीज़ें बड़ी गहराई से प्रभावित कर जाती हैं। उन्हें सच में लगने लगता है कि भूत, पिशाच, चुड़ैल, चांडाल हैं, देवी-देवता हैं, मन्नतें मानकर वो परीक्षा पास कर लेते हैं। समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग बड़ी आसानी से इससे प्रभावित भी हो जाते हैं। बच्चों के जीवनों को खराब करने में फ़िल्मों और
टीवी सीरियल जो घर घर तक परोसे जा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इससे बचा नहीं जा सकता। इस जिम्मेदारी को क्या बोलते हैं, इन सीरियल और टीवी वालों को कभी ना कभी लेना पड़ेगा, वो उससे भाग नहीं सकते। ठीक। और एक और बड़ी खतरनाक स्थिति है कि बच्चे जिनकी उम्र कम होती है, उनके ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारी रहती है, पढ़ाई करना थोड़ा कठिन काम रहता है, उसमें खुद को लगाना पड़ता है, गणित सीखना, साइंस सीखना, ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं। तो बच्चे पलायन का रास्ता ढूँढते रहते हैं, बच्चे भागने का रास्ता ढूँढते रहते हैं। और धर्म, अंधविश्वास, रीति-रिवाज, परंपराएँ बच्चों को ये एस्केप क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं पलायन का रास्ता दे देते हैं। ये भी बेहद खतरनाक है। मैं समझता हूँ वो बच्चे जो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, वो नंगे पैर इधर-उधर जा रहे हैं, वो पढ़ाई से कहीं न कहीं भागने के रास्ते ढूँढ रहे हैं। ठीक? और उन्हें ये धर्म के नाम पर बड़ा अच्छा रास्ता घरवाले ही बता देते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। मैं ऐसे हमारे कमज़ोर बहुजन समाज की ऐसी कुछ बच्चों को जानता हूँ। अभी मैं रिश्तेदारों में मिलने गया तो मुझे पता चला फलाने की बच्ची है, वो ग्रेजुएशन कर रही थी और वो एक बाबा है, वो आजकल टीवी पे बहुत चल रहा है, वो उसकी भक्त हो गई, उसने पढ़ाई-लिखाई सब छोड़ दी। तो मुझे मतलब ये आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे कहा भी कि मतलब बहुजन समाज के लोग या हमारे लोग के समाज के लोग ही पढ़ाई-लिखाई छोड़ के वो फलाना एक बाबा है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? सवर्णों के बच्चे क्यों नहीं भाग रहे? भाई सवर्णों के बच्चे-बच्चियाँ तो प्लान बना रहे हैं कि मॉडलिंग करेंगे, हालाँकि वो कहते हैं गंदा पेशा है और वो मॉडलिंग करेंगे और वो ब्रा पैंटी पहन के घूमेंगे। यही लोग सवर्ण कभी तक चिल्लाते थे कि अश्लीलता है, लेकिन अब खुद के बच्चे जाते हैं तो इन्हें कोई तकलीफ़ें नहीं। और बहुजनों के बच्चों के लिए इन्होंने बाबा छोड़ के रखा हुआ है। वो एक बच्ची बेचारी अ, हमारे ही परिवार की बच्ची थी और वो अच्छा पढ़ भी रही थी, उसके अच्छे नंबर आते थे। फिर ये वो एक बाबा बैठा हुआ है, अच्छा उसका नाम है, अभी मैं थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। वो उसके कहीं चक्करों में फँस गई और वो उसके टीवी भी सीरियल देखती रहती है और वो बस पता चला मुझे उसने पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ रखी है। मुझे तो बड़ा हतप्रभ महसूस हुआ। ठीक, अब सीमाएँ हैं, हम ज़्यादा तो बच्चों से बोल नहीं सकते, ग्रोन अप बच्चों से, विशेषकर पारिवारिक उसमें आप ज़्यादा बोल भी नहीं पाएँगे। लेकिन ये मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा अजीब-सा लगा कि ये सारे बाबा-ढाबा लोग बहुजन समाज के बच्चे-बच्चियों को ही शिक्षा से, पढ़ाई से और उनके क्या बोलते हैं भविष्य की चुनौतियों से दूर कर रहे हैं। इनके दिमागों को कब्ज़ा करने के लिए पूरा सब खेल चल रहा है। पहले टीवी सीरियल दिखाते हैं, उसमें देवी-देवता, पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र की महिमा मंडन करते हैं। जब बच्चे ये सब देखते रहते हैं तो पीछे से एक बाबा खड़ा हो जाता है आके। वो कहता है मैं तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाऊँगा, दुनिया व्यर्थ है, फलाना-ढिकाना। अरे दुनिया सवर्णों के लिए व्यर्थ नहीं है क्या? उस बाबा के लिए व्यर्थ नहीं है जो अनुष्का शर्मा को बगल में बिठा के बैठा हुआ है, पूरे मज़े ले रहा है, उसके लिए व्यर्थ नहीं है, ठीक? रोज़ नई-नई हीरोइनों को बगल में बिठा लेता है, तो दुनिया व्यर्थ है तो वो ये क्यों करता है, ठीक? और दुनिया व्यर्थ है ये अनुष्का शर्मा उस बाबा के बगल में बैठकर नहीं समझ पाई, ये बहुजन समाज की बेचारी बच्ची जो ग्रेजुएशन कर रही थी, इसे समझ में आ गया। मतलब वो अनुष्का शर्मा ने बामन उसने तो नहीं छोड़ी अभी, वो तो सारे काम कर रही है मॉडलिंग-वॉडलिंग। बहुजनों के बच्चों को इतनी जल्दी समझ में कैसे आ जाता है दुनिया व्यर्थ है और सब बेकार है और कृष्ण में लगना है फलाना-ढिकाना। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है। सवर्णों ने ये पूरा धंधा मचा के रखा हुआ है। उद्देश्य केवल बहुजन समाज की जो प्रगति है, बच्चे हैं, उनके दिमागों पे, उनके अवचेतन मनों पे इस तरह के प्रभाव छोड़ना कि कभी ये विकास के मार्ग पर अग्रसर ना हो पाए। बहुत खतरनाक है और पता नहीं क्यों लोग इसे देख नहीं पाते और इस पे काम करने की ज़रूरत है। विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों को अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अनिवार्य रूप से टीवी के सीरियल ना देखें, बाबा-ढाबाओं को ना देखें, ठीक? ये सब देखने की ज़रूरत नहीं। वो आधुनिक तत्वों को देख लें, कोई बुराई नहीं है। बहुजन समाज इस बात को समझे कि वो सारी चीज़ें जो सवर्ण लोग कभी बुरी कहते थे, आज अपने उनके बच्चे वही सब कर रहे हैं। सवर्णों ने कहा कि भाई महिलाओं को कम कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो तमाम फ़िल्म इंडस्ट्री में तमाम सारी हीरो, हीरोइनें मॉडल बन के बैठी हुई हैं, लाखों करोड़ों कमा रही हैं। और ये ज़मीन पर बाबा-ढाबा के माध्यम से देखिए संस्कृति की दुहाई देकर बहुजनों के बच्चों को ये
हतोत्साहित करते हैं, अरे नहीं भैया तुम्हें नहीं जाना, सारी संस्कृति का ठेका तुम्हारे ऊपर ही है क्या? ये सवर्णों के बच्चे, अनुष्का शर्मा, फलाना ढिकाना, ये करोड़ों कमाएंगे और फिर बाबा के बगल में बैठ जाएंगी जाकर, उस बाबा के बगल में। और बहुजनों की बच्चियों के दिमाग में ये डालोगे कि नहीं भाई ये सब मत करो, गंदे काम है, तुम्हें नहीं जाना इन सब चक्करों में। ये गजब का दोहरा व्यवहार इन्होंने चला के रखा हुआ है। सारी संस्कृति का ठेका क्या बहुजन समाज की महिला और बच्चियों ने ही लेके रखा हुआ है? सवर्णों की महिलाओं पे ठेके नहीं है क्या? ठीक। तो ये क्वेश्चन, ये कुछ सवाल हैं जो बहुजन समाज को खुद से करने चाहिए। दकियानूसी, पिछड़ापन, वैचारिक क्या बोलते हैं, पिछड़ी सोच, अरे इनसे बाहर निकलो। वो देखो सवर्णों को, वो आपसे बातें कुछ भी करें पर उनके बच्चे ही फिल्म इंडस्ट्री में मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके बच्चे ही आधुनिक परिधान पहनकर घूम रहे हैं, उनके बच्चे सारे आधुनिक तत्वों को अपनाते हैं और उनके बच्चे बाबा ढाबा इन सब का इस्तेमाल करते हैं, इनके चक्करों में कभी नहीं फंसते, मजेदार जीवन जीते। बहुजन समाज को ये सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए सर। ठीक। और ये ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र में बिल्कुल मत फंसिए। टीवी के सीरियल फलाना ढिकाना इन सब में कुछ दम नहीं है। ठीक। और इस संस्कार संस्कार के नाम पर जो समाज को पिछड़ा धकेलने की कोशिश है, इससे भी बाहर निकलिए, क्योंकि आप संस्कार मानकर अपना जीवन खराब कर लेंगे और वो करोड़ों रुपए कमा के मॉडलिंग करके करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलेगा ना, तो अपनी बच्चियों को भेजने से कभी मना नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक। ये अच्छे से समझिए बात। बहुजन समाज को भी इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि भाई अपने बच्चों की प्रगति मत खाइए, और धर्म एक अफीम है और अपने बच्चों को इस अफीम से बचाइए। ठीक। तमाम अंधविश्वासों से बचाइए। विशेषकर सबसे पहले अपने घर में टीवी बंद करिए। ये टीवी के सीरियल जो हैं ये दिमागों को दूषित कर रहे हैं, महिला और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे घरों तक ये पहुंच गए, बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम तक और तमाम सारी जगह पे ये उपस्थित हैं और ये लोगों के दिमागों को खराब कर रहे हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये टीवी सीरियलों की स्थिति है और इनसे बचने की बेहद जरूरी है। ये बेहद खतरनाक है टीवी सीरियल। फिल्में अगर बड़ा बौद्धिक आतंकवाद है तो टीवी सीरियल, मैं कहता हूं कि ये छोटा बौद्धिक आतंकवाद जरूर है, लेकिन ये ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक। बेहद खतरनाक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम भारतीय फिल्मों को देखें तो आज असल जिंदगी से पर्दे तक उच्च जाति वर्ग, खासकर शहरी लोग ज्यादा प्रभावी। पहले सम्मानित घरों की लड़कियां फिल्मों में जाने से परहेज करती थी, लेकिन अब मॉडलिंग से लेके फिल्मों तक सब जगह उन्हीं जाति वर्ग की महिलाएं मनोरंजन की दुनिया में भरी पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ बेहिसाब दौलत और शोहरत है। ठीक। तो दर्शकों, इस सच को भी समझ लीजिए कि ये सारा संस्कृति की दुहाई बहुजन समाज की औरतों महिलाओं को ही बताई जाती है। जो करोड़ों रुपए अरबे रुपए मिलते हैं ना, तो अनुष्का शर्मा मॉडलिंग करने तैयार हो जाती है। ठीक। और बाकी भी फिल्मों में जो प्रमुख हीरोइनें हैं, आप उन्हें देखिए, सब सवर्ण समाज से और सब करोड़ों रुपए कमा रही, अरबों रुपए कमा रही, उतना कमा रही हैं जितना कई उद्योग इंडस्ट्री नहीं कमाते। ठीक। यहाँ ना संस्कृति की समस्या है और यहाँ ना समाज के खराब होने की परेशानी। ठीक। वहां कोई परेशानी नहीं। भक्तों की प्रिय अंगना दीदी जो हैं वो कुछ भी करें, वहां समस्या नहीं है, क्योंकि एक खास जाति से आती हैं। यही कोई निम्न जाति की महिला कर रही होती तो अभी तक छाती पीटना शुरू कर देते और संस्कृति की दुहाई देने तमाशा करने लगते। ठीक। तो ये दोहरे चरित्रों को थोड़ा देख लीजिए, और कैसे सत्ता व्यवस्था ताकत वाले हर क्षेत्र में समाज के सवर्ण लोगों को जाने में कोई तकलीफ नहीं होती, बड़ी आसानी से सारी पिछली चीजों को छोड़ देते हैं और ये सारा तमाशा नीचे जमीन पर ही करते रहते हैं। ठीक। आगे देखिए, जातिवाद वंशवाद में हिंदी सिनेमा के विकास को नहीं होने दिया। देखिए, बॉलीवुड का चरित्र जातिवादी होने के साथ साथ वंशवादी, परिवारवादी, नस्लवादी और क्षेत्रवादी। करण जौहर ने फिल्मी परिवारों की नई पीढ़ी के लोगों को जब भरोसेमंद और अन्य लोगों से बेहतर बताया, ये देख लीजिए। ठीक। तो कंगना रनावत ने नेपोटिज्म के उनके आरोप भी लगाए थे। मतलब वो आपस में ही खेल रहे हैं, सवर्ण सवर्ण सारा खेल खेलते आ रहे हैं, बहुजनों के लिए तो कोई जगह
यहाँ पर है ही नहीं। आगे देखिए, पंजाब का फ़िल्म उद्योग में बहुत बड़ा योगदान रहा। ये तो जातिवाद और परिवारवाद हो गया, क्षेत्रवाद भी बहुत चलता है। पंजाब का फ़िल्म उद्योग में बड़ा योगदान रहा और आज भी है, ठीक है? देखिए, पंजाबी पृष्ठभूमि के पाकिस्तान से पलायन होकर आए निर्देशक बलराज चोपड़ा, यश चोपड़ा, विजय आनंद, चेतन आनंद और हीरो केएल सहगल, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और खलनायक प्राण, अमरीश पुरी, ओम पुरी, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, कुलभूषण करबंदा बहुतायात में मिल जाते हैं। बंगाली पृष्ठभूमि के निर्देशक विमल रॉय, सत्यजीत रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, अशोक कुमार, हीरो अशोक कुमार, किशोर कुमार, विश्वजीत रॉय, जय मुखर्जी, संगीतकार हेमंत दास, सचिन बर्मन, राहुल बर्मन, गायक गायिकाएं किशोर कुमार, हेमंत अलका, ठीक है, क्या बोलते हैं, कुमार सानू, शान, श्रेया घोषाल और हीरोइनों में सुचित्रा सेन, मौसमी चटर्जी, रीना रॉय, विपाशा बासु, विद्या बालन इत्यादि पूरी श्रृंखला। क्षेत्रवाद भी गजब गजब का चलता है भारत की फिल्म इंडस्ट्री में। पंजाबी हैं, बंगालियों के अच्छे बोल वाले हैं, पंजाब से पाकिस्तान से आए लोगों ने जबरदस्त कब्जे करके रखे हुए थे। दक्षिण भारत से देखिए, रजनीकांत, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, जयप्रदा बहुत सारे निर्माता निर्देशक फिल्मी योगदान रखते हैं, लेकिन फिल्म उद्योग में वर्तमान में दिल्ली, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र के लोगों का दबदबा दिखाई देता है। मुस्लिम समाज से गीतकार, लेखक, निर्माता और हीरो हीरोइनों की भरमार है मुंबई सिनेमा में, लेकिन उनमें भी उच्च जाति मुसलमान यानी अशराफ, अजलाफ और शिया लोग ही ज्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं। मुसलमानों में भी ऊंची जात के मुसलमान जो हैं वही कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां भी जातिवाद चल रहा है, ठीक। खान तिड़की इसका सबसे बेहतर नजीर है। कपूर परिवार, खान परिवार, चोपड़ा परिवार, ऐसे ही तमाम परिवारों के बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी फिल्मी उद्योग में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। हम भारतीय फिल्मों को देखें तो आज असली जिंदगी से पर्दे तक उच्च जाति वर्ग, खासकर शहरी लोग ज्यादा प्रभावी हैं। पहले सम्मानित घरों की लड़कियां फिल्मों में जाने से परहेज करती थी, लेकिन अब मॉडलिंग से लेकर फिल्मों तक हर जगह देखिए, अ, हर जगह उन्हीं जाति वर्ग की महिलाओं की मनोरंजन की दुनिया में भरमार पड़ी हुई है, ठीक। क्योंकि वहां बेहिसाब दौलत और शोहरत है। ये इसी कारण हॉलीवुड में नॉन फिल्म और कमजोर बैकग्राउंड के लोगों की एंट्री अत्यंत कठिन है, ठीक है। वैसे तो मिहिर बोस ने अपनी किताब बॉलीवुड हिस्ट्री में बॉलीवुड में बेहद कॉस्मोपॉलिटन और ग्रेट मल्टी मल्टी देखिए प्लेक्स कहा था, क्योंकि वहां सभी जाति धर्म के लोग बीच में आपसी में रोटी बेटी संबंधों के साथ रहते हैं। लेकिन मिहिर बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, ये जानने की कोशिश करने के तक सच तक पहुंचा जाता। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कई किताबें हैं जो कहती हैं बड़ी कॉस्मोपॉलिटन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं देखा जाता, ठीक। और सब लोग रोटी बेटी के संबंध बनाते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, ऐसा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है। पर एक सच्चाई है, वो है जातिवाद। ये सब रोटी बेटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब करते हैं, लेकिन यहाँ निम्न जाति के लोगों के लिए ना रोटी है ना बेटी है, उनके लिए जगह भी नहीं है। हाँ, कुछ कॉमेडियन के रोल हैं, कुछ कचरा के रोल हैं, कुछ छोटे मोटे रोल हैं, और कोई निम्न जाति से आने वाली हीरोइन तो आपको कभी नहीं दिखेगी, ये भी ध्यान रखिए। ना कोई वाल्मीकि, ना जाटव, न दुसाध, न पासवान। हीरोइनों के ऐसे नाम तो लोग पसंद भी नहीं करते। लोगों को शर्मा, मिश्रा और सिंह, ठाकुर जैसी सरनेम वाली हीरोइनें पसंद आती। यही तो है समाज का जातिवाद। भारत की ये विशेषता है, भारत में कई सारे क्षेत्र हैं बेहद कॉस्मोपॉलिटन। वहां लोग आपस में क्या बोलते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, रोटी बेटी के संबंध बनाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जातिवाद नहीं जाता। निम्न जाति के लोगों के लिए जगह कहीं नहीं, ना इनसे रोटी बेटी संबंध है, ना इनके लिए काम है, कुछ भी नहीं। तो ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक कटु सत्य है, कॉस्मोपॉलिटन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन ये जातिवाद नहीं छोड़ पा रही है, ठीक। ये पक्के में
आगे देखिए, बहुसंख्यक लोग हैं और दशकों से गायब हैं। पूर्वोत्तर की कहानियाँ, उत्तर क्षेत्र के अभिनेता-अभिनेत्री भी बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा से गायब हैं। ये भी दिखाया जाता है। पिंक फ़िल्म में देखिए एंड्रिया तियंग नाम की लड़की को देखकर पूर्वोत्तर से है, इस क्षेत्र में सचिन देव बर्मन और डेंजप्पा कुछ अन्य नाम हैं। हॉलीवुड अपनी बहुत सारी खूबियों के बावजूद जाति, वर्ग, वंशवाद, क्षेत्रवाद का समर्थन करता दिखता है। फ़िल्मों की विषय वस्तु से लेकर फ़िल्मों के निर्माण से जुड़े हुए निर्देशक, संगीतकार, कोरियोग्राफर, नायक-नायिका आदि सभी देखिए देखिए असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था का एक समस्या मानते हुए कथनों का प्रस्तुतिकरण, दलित अन्य पिछड़े वर्ग के चरित्रों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य करने पर उन्हें संघर्ष के रूप में फ़िल्मों में दिखाया गया। तो ये भी होता है कि भाई सभी एक ही वर्ग के लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। निम्न जाति के लोगों के लिए कोई ख़ास जगह है नहीं। हाँ, कुछ फ़िल्में ज़रूर बनी हैं जो जातिवाद को दिखाती हैं। ऐसी फ़िल्मों की बहुतायत बहुत पहले थी, आज से 30-40 साल पहले तक ये फ़िल्में बहुत बनती थी, जिनमें अछूत कन्या, सुजाता और समर, सदीप्ति, तर्पण तमाम सारी फ़िल्में होती थी, लेकिन ये अब चलन से बाहर धीरे-धीरे जा रही हैं और कम होती चली जा रही हैं। बहुत कम फ़िल्में जातिवाद के बुरे हाल को दर्शाती हुई दिखाई देती हैं। कुछ फ़िल्में ज़रूर बन रही हैं, लेकिन आप इनमें भी देखेंगे कि भई जो हीरो है, हीरो बाबू हैं, वो आपको ऊँची जाति के मिलेंगे। ये खुराना जी हैं, आप भी जानते होंगे, ये दिख जाएगा, ठीक। आर्टिकल 15 अनुभव सिन्हा की एक फ़िल्म थी, सब सवर्ण बनाने वाले, सवर्ण हीरो, ठीक है। दलित लड़कियों के बलात्कार पर ये फ़िल्म बनाई गई थी, पर आप फ़िल्मों में तमाम सारे हीरो-हीरोइन, पटकथा सब देखेंगे, सवर्णी हैं, फ़िल्मों का ये चरित्र तो कभी जाएगा नहीं। निम्न जातियों पर बनी फ़िल्मों के नायक-नायिका कभी निम्न जाति नहीं होते। वहाँ भी सवर्णों के ही बोलबाला है। तो निम्न जाति का रोल भी सवर्ण ही निभा निभा लेता है। ये ज़हमत नहीं फरमाई जाती कि किसी निम्न जाति के व्यक्ति को बुलाकर मौका दिया जाए, ठीक? ये बड़ा विचित्र है। सोन चिरैया ये देखिए एक और फ़िल्म है और ये भी देख लीजिए। अभिषेक चौबे की सोन चिरैया मतलब ये भी बामन लोग ही बना रहे हैं। डकैत जीवन पर आधारित एक फ़िल्म है। ये भी जातिवाद को बखाती है। मुक्केबाज़, ठीक? ये देखिए अनुराग कश्यप की फ़िल्म है और ये क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं छोटे शहर के मुक्केबाज की कहानियों को इसमें बताया गया, ठीक? उसके बाद देखिए मसान, विक्की कौशल डोम समुदाय से संबंधित रखते हैं, उनकी कहानी बताई गई है मशान में, ठीक? डोम समुदाय का बच्चा जो इंजीनियरिंग कर लेता है, उसके जीवन की समस्याएँ जो हैं, ऊँची जात की लड़की से प्यार होता है, उससे संबंधित फ़िल्म है। तो मतलब सब कुछ है लेकिन निम्न जाति के लोगों के लिए जगह नहीं है। धड़क एक और फ़िल्म है, ये नागराज मंजुले की मराठी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म सैराट पर बनाई गई है। ये देख लीजिए रीमेक लेकिन इस ग्लैमरस रीमेक स्टार किड भाई-बहन सिल्वर स्क्रीन पर लॉन्च कर दी गई। इसमें भी सब स्टार किड्स वगैरह लॉन्च कर दिए गए। चौरंगा एक और फ़िल्म है, विकास मिश्रा की फ़िल्म है और इसमें भी जातिवाद वगैरह दिखाया गया है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं बनाने वाले, दिखाने वाले, चलाने वाले सब एक ही जाति के। मिश्रा, दुबे, पांडे, सिंह, ठाकुर, बहुजन और दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी खुद के विषय की फ़िल्मों में भी जगह नहीं है। आरक्षण एक और फ़िल्म है, प्रकाश झा ने बनाई हुई है और आप खुद जानते हैं विषय वस्तु सब कुछ है लेकिन दलितों के लिए, निम्न जातियों के लिए कोई जगह नहीं है। एकलव्य एक और फ़िल्म है, एकलव्य एक राज परीक्षा और क्या बोलते हैं व्यंग्यात्मक आक्रोश इसमें दिखाया गया है जातिवाद के रूप में संजय दत्त इसमें दिखाई देते हैं। बैंडिट क्वीन एक और फ़िल्म थी और ये आप जानते हैं ये किस पर आधारित फ़िल्म थी? ग्रामीण महिला के शारीरिक मानसिक शोषण, अपमान वह सब। सीमा विश्वास इसमें हीरोइन के रूप में थी और फिर क्या हुआ सीमा विश्वास का आप खुद जानते हैं। रुदाली एक फ़िल्म थी और ये क्या बोलते हैं ये जो परंपरा है निम्न जाति की महिलाओं को रोने रोने वालियों के रूप में बुलाया जाता है, उस पर फ़िल्म है हीरोइन के रूप में कौन बैठा हुआ है आप खुद देख पा रहे हैं, सब वही लोग हैं। आक्रोश एक फ़िल्म है और समाज के कमज़ोर तबके को दर्शाती हुई फ़िल्म है। श्याम बेनेगल की फ़िल्म है, ओम पुरी इसमें हीरो हैं। उसके बाद मिर्च मसाला ये बड़ी फ़ेमस फ़िल्म थी, जातिवाद के गंदे चरित्र को दर्शाती हुई स्मिता पाटिल हैं। बेहद शानदार फ़िल्म है, मैंने देखी हुई है मिर्च मसाला। आप ज़रूर देखिए इस फ़िल्म को अगर आपने नहीं देखी, तो किस तरह से अंग्रेज़ सेनाधिकारी अपना डेरा डालते हैं गाँव के बाहर और फिर गाँव की महिलाओं की माँग करते हैं।
फ़िल्म सब कुछ है, बस दलित और निम्न जाति के लोग नहीं हैं। यही इसमें सबसे बड़ी परेशानी है। अंकुर एक फ़िल्म है, समाना आज़मी है इसमें, सामंती उत्पीड़न को दिखाते हैं, श्याम बेनेगल की फ़िल्म है इसमें, ठीक। गोदान एक फ़िल्म है, मुंशी प्रेमचंद ने ज़बरदस्त काम किया है, जो आप समाज के जातिवादी चरित्रों को उजागर करने में अपने उपन्यासों में। और गोदान एक फ़िल्म बनी हुई है मुंशी प्रेमचंद के, उसपे राजकुमार और कामिनी कौशल इसमें हीरो है, ठीक। सुजाता एक और फ़िल्म है, ये भी देख लीजिए, मिलिंद रॉय बिमल रॉय की फ़िल्म थी 1959 की, और हीरो-हीरोइन दोनों आप देखिए कौन है, आप खुद समझ सकते हैं। अछूत कन्या एक फ़िल्म बनी हुई थी, और ये जातिगत मतभेद के परिणाम पर बनी हुई फ़िल्म थी, और इसमें देवकी रानी, अशोक कुमार हीरो-हीरोइन के रूप में आपको दिखाई देंगे, ठीक। तो ये एक और फ़िल्म है। जाति व्यवस्था पर थप्पड़ मारती फ़िल्म लक्ष्मीनिया, ये अभी फ़ेमस चर्चाओं में चल रही है, ये भी आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड पेज एक क्वेश्चन पूछता है, वो ये कहता है कि हिंदी फ़िल्मों में इन कारणों से नायक नहीं होते दलित, पिछड़े और आदिवासी। एक बड़ा लेख है, जिसमें वो भी बताता है कि भाई क्या कारण है हिंदी सिनेमा में कोई दलित, आदिवासी, निम्न जाति का नायक नहीं होता। कोई जाटव, वाल्मीकि, दुसांझ, पासवान और क्या बोलते हैं आपके बाकी की निम्न जाति के लोग, ये नायक क्यों नहीं होते? ठीक। तो इसपे काफ़ी विविध विवेचना करके उन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है, और इस पे मैंने पहले आपको इस पे चर्चा मैंने कर दी हुई है कि समाज का जो मूल चरित्र ही जातिवादी है, ठीक? और फ़िल्मों का उद्देश्य हमें ये दिखाई देता है कि फ़िल्मों का एक उद्देश्य है कि समाज के अवचेतन मन में जातिवाद को बनाए रखना। इसलिए जानबूझकर फ़िल्में बनाने वाले सवर्ण कभी निम्न जाति के लोगों को नायकों के रूप में नहीं रहते, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर अंबेडकर इस समाज के नायक बन जाएँ। वो चाहते हैं कि नेहरू, गांधी, पटेल, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया यही नायक बने रहें। गोडसे बना रहे, सावरकर बना रहे, ठीक। कुल मिलाकर बात है कि निम्न जाति के प्रति जो घृणा है, उसे बनाए रखना है। उन्हें नायक के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं करना। इनफैक्ट खलनायक के रूप में ज़रूर दिखाना है। यादवों के गुंडा राज से लड़ता हुआ ब्राह्मण, ये ज़रूर दिखाना है। बेहद संस्कारी पूजा-पाठ करता हुआ ब्राह्मण, ये सब ज़रूर दिखाना है। जबकि आप खुद जानते हैं सामाजिक सच्चाई इससे उलट है। सारे दबंग उच्च जाति वर्ण के हैं, और ये लोग मिलकर निम्न जाति के लोगों का शोषण करते हैं। फ़िल्में असलियत में इसके उल्टी होनी चाहिए थी कि ऊँची जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुरों के विरुद्ध निम्न जाति के हीरो ने आवाज़ उठाई और मुक्ति दिलाई। पर इस देश की फ़िल्मों में उल्टी कहानी चलती है। गंगा उल्टी बहती है इस देश की फ़िल्मों में। यहाँ जो दबंग है, गुंडा है, बदमाश है, वो बच्चू यादव है, ठीक? निम्न जाति का व्यक्ति है। और जो हीरो है वो सन्नी देओल और फलाना-ढिकाना, सलमान खान, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, कोई दुबे है, और वो बेचारा पीड़ित है, ठीक? यादवों से ब्राह्मण पीड़ित है, और वो मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ता है। तो आप समझिए कैसे समाज के अवचेतन मन में जातिवाद को स्थापित किया जा रहा है, नायकवाद के रूप में खास जाति के लोगों को नायक के रूप में स्थापित किया जा रहा है, और निम्न जाति के लोगों को खलनायक के रूप में समाज के अवचेतन मन में स्थापित किया जा रहा है। यही सब देख के, सोच के, जान के बच्चे बड़े हो रहे हैं, और यही मान्यता परंपरा के रूप में समाज में स्थापित हो रहा है, ठीक। यही सब तो चल रहा है समाज में, और लोग यही सब देख भी रहे हैं, और फिर हम इसमें आश्चर्य भी नहीं हमें दिखता कि ये सब जब ब्राह्मणवाद के पक्ष में वोट बैंक में बदल जाता है, कोई आकर हमसे कहता है कि यादवों की सरकार खराब थी, कोई आकर कहता है कि भाई क्या बोलते हैं, निम्न जाति के लोगों को आरक्षण नहीं होना चाहिए, कोई आकर कहता है कि भाई ब्राह्मणों पे बड़े अत्याचार किए हैं निम्न जाति के लोगों ने, इसलिए ब्राह्मणों ने शूद्र बना दिया। ये सारी बातें जब ये लोग आकर कहते हैं, तो भाई हम उस अवचेतन मन में जो जातिवाद स्थापित किया गया है सिनेमा के माध्यम से, नृत्य, संगीत, कथा, कहानियाँ, ये लोगों के अवचेतन मन में स्थायी छाप छोड़ती हैं, ठीक। और सिनेमा ये काम लगातार कर रही है। टीवी सीरियल इस काम को लगातार जारी रखे हुए हैं, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। बदलेगा कैसे?
बदलने का एक ही तरीका है कि समाज के बहुजन लोग सत्ता, व्यवस्था, ताकत, पैसा जब अपने हाथ में ले लेंगे, वो अपने दृष्टिकोणों से फ़िल्में बनाएँगे, वो अपनी सोच से फ़िल्में बनाएँगे और वो फ़िल्मों में अपनी कहानियाँ दिखाएँगे, ठीक? जिनमें ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चू यादव दबंग होगा और कोई मिश्रा, पांडे, दुबे इंस्पेक्टर बनकर बच्चू यादव को गोली मारेगा, उनमें ऐसा नहीं होगा, ठीक? तो आप इसे थोड़ा समझिए कि क्यों सत्ता, व्यवस्था, ताकत हाथ में होना ज़रूरी है और क्यों समाज के नैरेटिव बदलने के लिए सोशल मीडिया, फ़िल्में, टीवी, नृत्य, संगीत, कथा, कहानियाँ, इनमें बहुजनों को एक्टिव योगदान देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप इससे भागिए मत। इन सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करिए। कविता, कहानियाँ, नृत्य, संगीत, गायन, आप जो भी कर सकते हैं ज़रूर करिए, क्योंकि बहुजनों की प्रेज़ेंस नहीं है इन क्षेत्रों में और प्रेज़ेंस नहीं है तो ये सारे लोग वहाँ एक खास जाति वर्ग के लोग वहाँ स्थापित हैं और वो बिल्कुल अपने ही एजेंडे वहाँ पे चला पा रहे हैं, ठीक? तो अपने बच्चों को इस तरफ ज़रूर ले जाइए। नई पीढ़ियों को हमें ये आधुनिक जो माध्यम है इनकी तरफ ज़रूर ले जाना है और अगर आपके घर के बच्चे गाना, बजाना, नृत्य, संगीत इन सब में रुचि रखते हैं तो मोटिवेट करिए, डिमोटिवेट मत करिए। तो ज़रूर ले जाइए, प्रेज़ेंस बढ़ानी है, ज़्यादा लोग चाहिए। ये टैबू हटाना है कि नाली साफ़ करने वाले, जूते सिलने वाले लोग अच्छा गा नहीं सकते, अच्छा नाच नहीं सकते और नायक नहीं हो सकते, नायिकाएँ नहीं हो सकते, ठीक? ये सारे टैबू हटाने हैं हमें और सभी चीज़ों को परिवर्तित करने की ज़रूरत है, ठीक? तो दर्शकों ये पूरा मामला था। रंग-भेद एक और मुद्दा था, जिस पे बात होनी ज़रूरी थी कि फ़िल्म इंडस्ट्री में रंग-भेद भी बड़ा गज़ब का चलता है और चूँकि समाज का बहुजन वर्ग जो है, वो क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं कि समाज के बहुजन वर्ग जो है मूल निवासी लोग हैं, वो क्योंकि भारत में लंबे समय से निवास करते रहे, तो वो श्याम वर्ण के अधिक हैं और जो बाहर से आए लोग हैं, वो थोड़े-से उजले वर्ण के लोग हैं और रंग-भेद को भी जातिवाद स्थापित करने के औज़ार के रूप में ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और फ़िल्मों में तो ये बड़ा गज़ब का चलता है, ठीक है? जो क्या बोलते हैं श्याम रंग के लोग हैं, कृष्ण रंग के लोग हैं, उनके लिए बड़ी परेशानियाँ हैं नायक-नायिका बनने में और जो उजले वर्ण के लोग हैं क्या बोलते हैं श्वेत वर्ण के लोग हैं, उनके लिए मौके और सभी चीज़ें खुली हुई हैं, योग्यता हो ना हो, सभी अवसर उनके पास उपलब्ध हैं। तो रंग-भेद एक बहुत बड़ा कारण है और ये मैं कहता हूँ बहुजनों के विरुद्ध चला जाता है। बहुजन समाज के लोग जो मूल निवासी हैं, वो गहरे रंग के लोग ज़्यादा हैं और भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री बेहद जिसे कहते हैं रेशियल भी है क्या बोलते हैं और साथ में अपार्थाइड रंग भेद भी बड़े पैमाने पे करती रहती है। तो ये भी एक चीज़ है जो जातिवाद को बनाए रखने में मदद मिलती है, ठीक? तो कई चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें समाज को समझनी पड़ेंगी और इस सब में परिवर्तन की दिशाएँ तभी आएँगी जब समाज हर उस जगह जहाँ जातिवाद हो रहा है अपनी प्रेज़ेंस दर्ज करेगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, कॉन्टेस्ट यानी वहाँ जाकर उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा देगा। भागने की नहीं, प्रतिस्पर्धा देने की समय और हम 2024 में। बहुजन समाज का एक वर्ग है जो सक्षम है, खाता-पीता है, पैसे रखता है, अपने बच्चों को बेहतर नृत्य, संगीत, कला सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की उसके अंदर फाइनेंशियल पावर भी है, क्षमताएँ भी हैं और बच्चों में योग्यताएँ भी हैं। ठीक? तो अगर बच्चे इस फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं तो बहुजन समाज को ज़रूर भेजना चाहिए। एक ऐसा फ़ील्ड है जहाँ जातिवादियों के कब्ज़े हैं और वहाँ बहुजनों के बच्चों, बहुजनों की उपस्थितियाँ कमज़ोर हैं। ठीक? तो ये आज का प्रेज़ेंटेशन है, थोड़ा-सा शॉर्ट ही रखा हुआ है मैंने और फ़िल्मों पे है। फ़िल्मों पे